पिछले लेक्चर में हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्किंग में अभी एक और ऐसा एग्जाम्पल है जो रह गया। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल रह गया? वो रह गया लाइफाई का। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो लाइफाई। और वैसे भी लाइफाई कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, लाइफाई कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन हुआ। इवन मैं तो बताता हूँ 2 बार लाइफाई पे क्वेश्चन बन चुके हैं और इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट्स पे नाम बदल कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाइफाई का पूरा नाम है दिस इज द लाइट फिडेलिटी। लाइफाई का पूरा नाम है दिस इज द लाइट फिडेलिटी। इसका पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी। ओके, इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था हेरोल्ड हस ने। गॉट इट? दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय हेरोल्ड हस। So this technology was invented by Harold Hass और वो ईयर था 2010-2011। तो इस टेक्नोलॉजी को जो इन्वेंट किया था वो हेरोल्ड हास ने किया था 2010-2011 में। ओके, सो दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय हेरोल्ड हास इन 2010-2011। ओके, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आया 2016 में और फिर करंट अफेयर्स में आया 2020-21 में। मतलब 6 साल बाद और 10 साल बाद ये 2 बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इस करंट अफेयर्स में 10 साल बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुआ वो क्या था मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, किसी ने पढ़ा नहीं तो इसको लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। 16 में भी करंट अफेयर्स बोले, 20 में फिर इसको करंट अफेयर्स बोले, जबकि ये चीज़ 2010 से ही न्यूज़ में थी और हम लोग 2010 से ही क्लास में ये चीज़ें पढ़ रहे थे। हुआ क्या इस लाइफाई में? देखो होता क्या है, ये एक बल्ब है, मान लो। गॉट इट? ये एक बल्ब है। हेरोल्ड हास ने क्या किया, उसने एक एलईडी बल्ब लिया। देखना, फिलहाल मैं जो उसने प्रैक्टिकल किया उसको थियरी के थ्रू बता रहा हूँ। मैंने ये काम किया नहीं है, मैं आपको थियरेटिकली बता सकता हूँ, पर इसको मैं थोड़ा पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। चलो उसने किया कैसे। ठीक है, इस एलईडी बल्ब के अंदर उसने एक छोटा सा चिप लगा दिया। तो ये मान लो एक चिप लगा हुआ है, ये माइक्रो चिप है। गॉट इट? स्मॉल साइज का चिप है। इसको हमने बोला दिस इज द माइक्रो चिप। एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है जिसमें एक छोटा सा चिप है जिसका नाम है जो एक माइक्रो चिप है। गॉट इट? ये एक माइक्रो चिप है। और इस माइक्रो चिप को लगाने के बाद उसने क्या किया, इस एलईडी बल्ब को ऑन और ऑफ किया सिग्नल्स ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, या कह लो इसने इस बल्ब से जब सिग्नल सिंगल, देखो एलईडी बल्ब से विजिबल लाइट निकलता है, एलईडी बल्ब से बिल्कुल माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स नहीं निकलता। इसके पहले आपने जितने भी नेटवर्किंग पढ़े थे हर जगह आपने क्या देखा था, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। तो ये चीज पहले से क्लियर कर लो। यहाँ जो लाइट निकली वो है विजिबल लाइट। यहाँ जो लाइट निकली वो थे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। गॉट इट? ठीक है ना। और जो लाइट्स निकली इस एलईडी बल्ब के ऑन ऑफ करने से जो सिग्नल्स आगे बढ़े, आपको पता है कि कोई भी वेव्स जो आगे बढ़ते हैं उन वेव्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। वेव्स हैव देयर ओन फ्रीक्वेंसी, वेव्स हैव देयर ओन वेवलेंथ एंड वेव्स हैव देयर ओन एम्पलीट्यूड। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से जो वेव्स निकला उसमें उसने थोड़े बहुत फेरबदल किए, उसका जो एम्पलीट्यूड था ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, यानी टाइनी मतलब बहुत कम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराया। और थोड़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराने के बाद जो सिग्नल निकला, जो विजिबल लाइट थी, उस लाइट को उसने बोला डी लाइट। क्या बोला उसको? डी लाइट बोला। और इस लाइट की मदद से जो कंप्यूटर उस एलईडी बल्ब के नीचे रखा था जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें उसने 10 Mbps की इंटरनेट स्पीड जनरेट की। और ये सब कुछ उस एलईडी बल्ब में एक चिप को लगाने के बाद उसमें टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराने के बाद हुआ, मतलब छोटे स्तर पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कराने के बाद ऐसा हुआ। गॉट इट? छोटे स्तर पर ये कराने के बाद ऐसा हुआ, दैट इज टाइनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। ठीक है, ये जो 10 Mbps की स्पीड है ना, ये पूरा उसने जनरेट किया। अब जरा यहाँ पे समझो हुआ क्या। ये 10 Mbps की स्पीड विजिबल लाइट लेकर गई थी और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विजिबल लाइट से सिग्नल को भेजा गया। बाद में लोगों ने इस पे रिसर्च किया और पता किया भाई ये तो इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, अगर इस टेक्नोलॉजी से हम इंटरनेट वगैरह को यूज करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल है ना, इसकी जो क्षमता है वो लगभग बताऊं 224 Gbps तक हो सकती है। अब 224 Gbps का तो मेरे पास कोई वर्ड बंधा नहीं, तो मैंने कहा था भैया माई गॉड 224 Gbps, could you imagine guys कितना होता होगा। या 1 Gbps मिल जाए, 1 Gbps तो आदमी इतना खुश होता है। 224 Gbps हमें लगता है खुशी के मारे तुम लोग छत पर से नीचे कूद जाओ, है क्या नहीं? तो मतलब माई गॉड टाइप का इंटरनेट स्पीड जो है जिसके बारे में बताया गया,
और यही इसकी पोटेंशियल स्पीड 224 Gbps एक इतिहास है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे कमिंग फ्यूचर, अभी दिस इज ऑन इन्वेंशन बेसिस, ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है पर अभी यूज टू नहीं है। सुनने में आया था कुछ जगहों पे बार्सिलोना तो मैड्रिड पता नहीं कहाँ ये चीजें अभी छोटे मोटे स्तर पर शुरू हुई हैं। ठीक है, मुझे सुनने में आया था कि आज से 4-5 साल पहले की बार्सिलोना में 100 Mbps 100 Gbps की स्पीड ट्राई की गई। ठीक है, और वो काफी सफल रहा। देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस पूरी टेक्नोलॉजी में जो लाइट यूज किया गया इसको हैरोल्ड हास ने डी लाइट बोला था, पर एक्चुअल में फिर मैं बता रहा हूं इट इज नॉट अ माइक्रो रेडियो वेव, इट इज अ विजिबल लाइट्स। और एक बात और सुनना, जो विजिबल लाइट होता है उसका एक वेवलेंथ होता है। इसका वेवलेंथ कितना होता है विजिबल लाइट का? देखना, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो एक्चुअल में देखें तो 380 नैनोमीटर से लेके लगभग 760 नैनोमीटर जो एनसीईआरटी की बुक में लिखी गई है, 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। और पता है इसी विजिबल लाइट के रेंज को यूज किया गया कहाँ? सिग्नल्स वगैरह भेजने के लिए। इसी का यूज किया गया सिग्नल्स वगैरह भेजने के लिए 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। अब यहाँ पे जरा कुछ चीज और समझना, जान दो इसी लाइट्स को हम लोग पार भी कहते हैं। इसी लाइट्स को हम लोग पार भी कहते हैं। पार का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं, लेकिन याद रखना क्योंकि इस पूरे के पूरे लाइफाई टेक्नोलॉजी में हमने विजिबल लाइट को यूज किया है डेटा ट्रांसमिशन वगैरह के लिए, इसीलिए इस लाइफाई को हम लोग VLC के नाम से भी जानते हैं। VLC का मतलब होता है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। ओके, इसको हम लोग विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इसे हम लोग विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। काइंडली रिमेंबर इट। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। ओके, अब जरा सुनना, ये जो पार लिखा है ना, ये पार मैंने क्यों लिखा है? देखो, ये 380 नैनोमीटर से जो 760 नैनोमीटर है ना, ये वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जिसमें प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। पौधे भाई जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके लिए एक वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए होती है, इसे कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी ऐसा रेडिएशन जिसमें पौधे, इसका पूरा नाम है जिसका नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। इसका पूरा नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, यानी ऐसी विकिरण या ऐसा सूर्य का प्रकाश जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको हम कहते हैं पार। और वो वेवलेंथ ऑफ लाइट भी जो होती है 380 टू 760 नैनोमीटर होती है। और इसी 380 760 नैनोमीटर के लाइट को ही क्या किया गया, इस पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करा के इससे सिग्नल भेजा गया। ये क्वेश्चन जब आपके पेपर है VLC के फॉर्म में पूछा था, उन्होंने आपके पेपर में इस वेवलेंथ को भी लिखा था और ये वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए। ओके, ये वेवलेंथ आप लोगों को पता होना चाहिए 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ओके, थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस है ना वो चलेगा। जैसे 380 है तो उसको 370 375 मान सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो 760 है तो कहीं कहीं पर 780 भी चलेगा, 750 भी चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा बायस मत होना कि 380 रवि सर ने लिख दिया तो कोई ब्रह्मा जी की लाइन कोई लिखवा दिया, वो बात एकदम मतलब सत्य होगी। थोड़ा प्लस माइनस नहीं होता, ये सब थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, ये ध्यान रखना। तो 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, ये है पूरी कहानी। अब देखो, आज अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वाईफाई। ओके, अगर हम वाईफाई और लाईफाई में कंपैरिजन करें तो क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो आ जाते हैं वाईफाई वर्सेस लाईफाई। ये बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर ये लाइट को फिर हम किसी बल्ब में यूज करते हैं। बच्चा भी आ रहे हैं ना, लाईफाई के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, अब कंपैरिजन कर लेंगे, मिल जाएगा। वाईफाई का रेडियो वेव होता है, वो कमरा पार करके दूसरे घर में चला जाता है, तभी तो पड़ोसी के वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए तो हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, पर लाईफाई नहीं कर भी दिखाते हैं ना इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सीसीटीवी में क्या होता है, सीसीटीवी पूरे घर का होता है नहीं, जिस कमरे के अंदर होता है, दीवार से पार होकर विजिबल लाइट नहीं जाती है, तो दूसरी कमरे में लगाना है वहां दूसरा सीसीटीवी लगाना पड़ेगा। तो लाईफाई भी क्या है, एक बल्ब यहां लगाए दूसरा दूसरे कमरे में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं, ठीक है, इधर देखो, अब एक तरफ आते हैं वाईफाई और एक तरफ आते हैं लाईफाई। एक तरफ आते हैं वाईफाई और एक तरफ आते हैं लाईफाई, और इसमें करते हैं छोटा सा कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन पे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, वाईफाई वर्सेस लाईफाई। वाईफाई इसका पूरा नाम आप सब जानते हैं, वायरलेस फिडेलिटी।
इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। और वहीं पर जब हम लोग लाइफाई की बात करते हैं, इसका पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी। इसका पूरा नाम है लाइट फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, और इसका पूरा नाम है दिस इज द लाइट फिडेलिटी। देखो हो गया वायरलेस फिडेलिटी और दूसरा हो गया लाइट फिडेलिटी। ओके, वायरलेस फिडेलिटी और लाइट फिडेलिटी। अब देखो ऐसा है, वाईफाई सबको पता है, मैंने अभी बोल दिया कि वाईफाई में कौन सा वेव यूज होता है। इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव सीन हियर वी आर यूजिंग द रेडियो वेव्स। और लाइफाई में बात करें तो यहां पर कौन सी लाइट आती है? एग्जैक्टली ये विजिबल लाइट होती है, विजिबल वेव्स होता है। तो पहला डिफरेंस तो आई थिंक एवरीबडी नो इट वेरी वेल। पहला फीचर तो हर किसी को पता है। यहां पर क्या होता है और यहां पर क्या होता है, एवरीबडी नो इट वेरी वेल। और दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, वाईफाई की जो इंटरनेट स्पीड होती है वो लेस स्पीड होती है। और वहीं जब हम दूसरी तरफ लाइफाई की बात करते हैं, इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट स्पीड होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? इट इज द फास्ट स्पीड। तो ये हो गया स्लो स्पीड, और कंपेटिवली बता रहा हूं मैं। ओके, कंपेटिवली देखो ना, आपने वाईफाई में जो स्पीड देखी थी 1.3 Gbps आपने देखा था, ठीक है। यहां पर देखो 224 Gbps तक जाता आसानी से। गॉट इट। ये हो गया वाईफाई, ये हो गया लाइफाई। वाईफाई के केसेस में ऐसा कहा जाता है जो पेट्रोलियम प्लांट्स होते हैं, केमिकल प्लांट्स, तो वहां के लिए हैजार्डस होता है। सो केमिकल प्लांट्स और पेट्रोलियम प्लांट्स, कोई केमिकल प्लांट्स है या फिर कोई पेट्रोलियम प्लांट्स है। आपको याद होगा पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाना नहीं, आज से कुछ साल पहले जब ये डिजिटल इंडिया जो चीजें, ये मोबाइल और जो मोदी जी ने बोला कि कैश फ्री इकोनॉमी चलाते हैं ना हम लोग, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके ठीक पहले तक क्या होता था, जो पेट्रोल पंप वगैरह होता था वहां लिखा होता था मोबाइल फोन नॉट अलाउ। उसमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स या वाईफाई इस तरह की चीजें अलाउ नहीं होती थी, क्योंकि वो हैजार्डस होती थी इन जगहों पर, है ना। तो हैजार्डस केमिकल प्लांट्स और पेट्रोलियम प्लांट्स पर वाईफाई, इस तरह के मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी को यूज करना सेफ नहीं होता था। पर लाइफाई तो एक तरह का विजिबल लाइट है, इट वाज सेफ इन ऑल दीज एरिया। इन क्षेत्रों में इनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपको आसानी से डिफरेंस लिख रहा है। वाईफाई जो है वो अक्रॉस द सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो अभी इस बच्चे ने पूछा था, अक्रॉस द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, यानी दीवार को पार करके वाईफाई आसानी से निकल जाता है, अक्रॉस द सॉलिड ऑब्जेक्ट। और जो लाइफाई होता है वो कभी भी अक्रॉस द सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि ये विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। और वहीं पर जो वाईफाई होता है, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो पड़ोसी के फ्लैट वाला देखे वाईफाई आता है, कई बार आपको उसका पासवर्ड भी ट्राई करते हैं, मिल भी जाता है। ओके, इसलिए क्योंकि वो अक्रॉस द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इजिली आपका इंटरनेट, आपका वाईफाई कनेक्शन आ जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप वाईफाई लाइफाई में आसानी से समझ सकते हैं। ओके, लाइफाई के साथ और भी एप्लीकेशंस हैं, कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं। लाइफाई के साथ कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं। ऐसा कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम ट्रैफिक कंट्रोल में भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हम ट्रैफिक कंट्रोल है ना, उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ओवर स्पीड है, या आप जबरा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं, तो ये आपके इंफॉर्मेशन, आपके गाड़ियों के इंफॉर्मेशन, उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लेता है, जिससे आपको पता चल जाता है आप ओवर स्पीड है या जबरा क्रॉसिंग को पार हैं। ये सारी चीजें वो आराम से स्टडी करता है, ठीक है, आराम से स्टडी करता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इंटरफेरेंस नहीं करता, ये इंटरफेरेंस नहीं करता, है ना, इंटरफेरेंस नहीं करता। मतलब अगर कोई सिग्नल आ रहा होता है, उस जगह के सिग्नल में कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होता। जैसे मान लो किसी हॉस्पिटल्स में ले लेते हैं, ठीक है, जैसे किसी हॉस्पिटल्स में ले लेते हैं, हॉस्पिटल्स में फोन, नेटवर्क्स, ये सारी चीजें अलाउ नहीं होती। अब मान लो सोनोग्राफी चल रही है, एमआरआई चल रहा है, एक्सरे चल रहा है, तो यहाँ जो मशीन्स वगैरह जो वेव्स यूज करते हैं ना, जो नॉर्मल वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स वगैरह, दे कैन क्रिएट द डिस्टर्बेंसेस। लेकिन यहाँ पर ऐसी डिस्टेंस, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन जो एयरक्राफ्ट से सिग्नल हम लोग लेते हैं ना ग्राउंड स्टेशन से, ओके, वहां पे भी मोबाइल फोन का रेडियो वेव डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए फोन वगैरह कहते हैं एयरप्लेन मोड पर आ जाइए। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, एयरप्लेन्स हो, इन सब केसेस में किसी भी तरह का कोई सिग्नल इंटरफेरेंसेस या डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है। एक चीज लाइफाई के केस में और कह सकता हूँ, लाइफाई के केस में इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ।
और डिसएडवांटेजेस आप लोग आसानी से गेस कर सकते हैं लाइफाई के केस में। सो लाइफाई के केस में आप आसानी से डिसएडवांटेजेस को गेस कर सकते हैं। क्या है लाइफाई का डिसएडवांटेजेस? सुनो बच्चों, पहला क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट होगा, क्योंकि पूरे घर के अंदर बहुत सारे आपको डिवाइस लगाने पड़ेंगे, हाई इनिशियल कॉस्ट होगा। और आजकल तो सुनने में आता है सिक्योरिटी आ गई है, बट लेस सिक्योरिटी या नो सिक्योरिटी, तो ये काफी सुरक्षित नहीं है। ये लेस सिक्योरिटी या नो सिक्योरिटी है, यानी ये सुरक्षित नहीं है। कैसे बच्चा? इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तुम कमरे के अंदर आओगी, एक्सेस कर लोगी। तुम जो बता रही वो अपने हिसाब से बता रही, हम जो बता रहे अपने हिसाब से बता रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से ये है कि लिमिटेड डिस्टेंस पे तो सिक्योर हो गया, बाहर वाले देख नहीं पाएंगे, और हम कह रहे हैं इसको दूसरे तरीके से, इसको डिसएडवांटेज बता रहे हैं, जो आएगा एक्सेस कर लेगा, वही पासवर्ड ही नहीं है। सोच तुम भी गलत नहीं रही हो, सोच हम भी गलत नहीं रहे हैं, लेकिन हुआ अल्टीमेटली सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है। भाई बात सही है, इस बच्चे का भी सोचना सही है। सर लिमिटेड एरिया है तो वैसे भी आपके घर के अंदर कोई आएगा तभी देख पाएगा, तो आप तो देख रहे हैं ना उसको। फिर हम कह रहे हैं भाई वो तो ठीक है, आप सेफ हो गया वहां पे, तो ठीक है आपके सामने कर रहा है, लेकिन कोई पासवर्ड यूज नहीं है ना। मान लो उस समय आप कमरे में नहीं है, चलो हम कंडीशन बना रहे हैं, तब इसकी लिमिट कमरा है, घर है, विजिबल लाइट कितना जाता है, जो बल्ब जल रहा है देख लो कितना है। अच्छा, सन की लाइट आ रही है क्या? ये बल्ब की लाइट है? नहीं, एक मिनट, तुम सोडियम लाइट जला दो और चले जाओ 1 किलोमीटर से देखते रहो रास्ता गाड़ी लेके। फोकस लाइट, हाँ रुक जाओ पहले सो जाना। हाँ काफी लंबी जाती है। तुम जब 1 किलोमीटर बोल गए थे, कुछ ज्यादा बोल गए थे तुम, अब कम कर गए तुम। कितनी लंबी होती है? कुछ मीटर में आ जाओगे। कितनी लंबी होती है? 1 किलोमीटर तो मत बोलना। ऐसा करो अगली बार एकदम हल्की हल्की दिखेगी, उससे तो चंद्रमा की लाइट आ रही है, 200 मीटर पे सोडियम लाइट से देखेंगे। प्रभु हम आ गई, इंटरनेट 200 मीटर तक यूज हो गया, घर के अंदर सारे दीवार हटा देते हैं, सब एक दूसरे का कमरा देख रहे होंगे, और सब में शीशा लगा देते हैं, और हम दिमाग लगाते हैं, शीशे से तो विजिबल लाइट भी चला जाएगा, इंटरनेट भी आ जाएगा। मान लो प्रभु, मान लो, मान लो। हाँ, हम ये नहीं बोले सीसीटीवी में यूज कर सकते हैं, हम कह रहे हैं जैसे बच्चा सीसीटीवी होता है ना, उसका जैसे रेंज एक कमरा है तो एक कमरा ही होगा, फिर दूसरे कमरे में एक दूसरा सीसीटीवी लगेगा, फिर तीसरे में, वैसे ही एक घर के अंदर एक कमरे में एक लाइफाई होगा, उसके बाद वो उसका रेंज इस दीवार के बाहर जाएगा नहीं, तो दूसरे कमरे के अंदर दूसरा लाइफाई डिवाइस होगा। इस तरह घर में 7-8 लाइफाई डिवाइस रखना पड़ेगा। ऐसे समझो, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे समझना है, ये सीसीटीवी नहीं है। उसी तरह से जैसे सीसीटीवी घर के अंदर 7-8 लगाते हैं, जिस जिस जगह चाहिए उसी उस जगह पे आपके जैसे लाइफाई डिवाइस लगाएगा लाइफाई के लिए। हम लोग गलत फंस गए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ये लाइफाई था, एक जो छोटा सा बचा था मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, अब हम आपको लिए चलते हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ। हेडी डालो, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी अच्छा टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी, और बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। हाँ बच्चा, कौन सा? मैंने कहा आईसीटी खत्म हो गया? नहीं, इसका मतलब आएगा, ठीक है? अब देखो हम लोग हेडिंग डालते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है? अब देखो पहले समझो जरा, आज का पूरा लेक्चर साइबर सिक्योरिटी पे ही रहने वाला है। वो तो गलती से एक टॉपिक छूट गया था, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में सहयोग नहीं किया। अगर 10-15 मिनट सहयोग कर गए होते तो लाइफाई खत्म होता और आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी चल रहे होते। आज का जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है, और इसके साथ साथ एक टॉपिक से और जुड़ा हुआ है, वो है आपका इंटरनल सिक्योरिटी से भी, ठीक है ना? तो मैं दोनों टॉपिक को कवर करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली मेंस के लिए भी,
ठीक है ना। इसमें आपके हर 1-2 साल के इंटरवल पर एक क्वेश्चन मेंस में आता है, ठीक है। चलिए पहले तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, साइबर सिक्योरिटी है क्या और इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या है। एकदम शुरू से बच्चों की तरह स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता, बस आपको ये पता है कि आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में आपका डेटा है और आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से जुड़ा है। हम इतना तो उम्मीद करते हैं, इतना तो आप सबको पता है। ऐसा कोई बच्चा जिसको पता हो कि मोबाइल फोन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, मोबाइल फोन में मेरा डेटा क्या होता है, ये भी नहीं पता है, ऐसा उम्मीद करता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब है, आपके पास जो मोबाइल फोन है बहुत बढ़िया, आपके पास जो लैपटॉप है बहुत बढ़िया, आपके पास जो डेस्कटॉप है बहुत बढ़िया, आपके पास जो टैबलेट्स है बहुत बढ़िया, या इस तरह और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसके अंदर आप अपना डेटा और डॉक्यूमेंट वगैरह को सेव करके रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होता है जो आपका अपना डेटा होता है, जो आप चाहते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड, आप चाहते हैं इस तरह के डेटा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे पूरी तरह से सुरक्षित हो, ठीक है ना। घबराइए नहीं, आप जब तक मोबाइल लैपटॉप इन सब चीजों पे आपका डेटा है सुरक्षित है। खतरा कब होता है हम आपको वहां तक ले चलते हैं। आपके मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट्स कंप्यूटर पे जो डेटा है वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसके बाद क्या करते हैं, अपने मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह को आप क्या करते हैं, इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, इसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इन चीजों को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं फिर भी कोई खतरा नहीं है, अभी भी कोई खतरा नहीं। आपका मोबाइल का जो लैपटॉप का सारा डेटा और डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से सुरक्षित है, बिल्कुल खतरा नहीं है, घबराइए नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट के साथ जुड़ने के बाद, आप किसी नेटवर्क में जाते हैं। कहां जाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं। एक्चुअल में इस नेटवर्क में होता है कौन, थ्रेट्स। अब आपको खतरा मिलना शुरू हो गया, थ्रेट्स। यहां पर आपको मिलते हैं बच्चों थ्रेट्स, और यहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। अब आपको कहोगे सर कैसे थ्रेट्स, जैसे आपको हैकर मिल जाते हैं, जैसे आपको क्रैकर मिल जाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ हैकर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ आपको क्रैकर मिल जाते हैं, तो ये हैकर और क्रैकर जो होते हैं वो आपको इसी नेटवर्क के अंदर मिलते हैं। फिर मैं बता देता हूं, ये हैकर और क्रैकर जो होते हैं वो आपको इन्हीं नेटवर्क के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो हैकर और क्रैकर आपको इन्हीं नेटवर्क के अंदर मिलते हैं। अब जरा समझो होता क्या है। पहले तो आपके दिमाग में होगा सर ये नेटवर्क क्या होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम कंप्यूटर में मतलब जीरो भी नहीं जानते हो, जीरो से भी माइनस में है, ठीक है। अच्छा, तो उनके लिए पहले बता दूं, नेटवर्क का मतलब होता है जैसे इस समय आप लोग मेरे नेटवर्क के अंदर बैठे हैं, हम जो कह रहे हैं आप वो सुन रहे हैं, तो आप इस समय मेरे नेटवर्क में हैं, ठीक है ना। जो लोग इस क्लास के अंदर या जो ऑनलाइन मेरी क्लास को सुन रहे हो, मेरे नेटवर्क में रहकर मेरी क्लास को सुन रहे हैं। तो सर ये बताओ कि इंटरनेट में नेटवर्क कहां जाएगा। इंटरनेट में नेटवर्क समझने के लिए काम करते हैं, अगर आपके पास SBI बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, आप चुपचाप यूजर आईडी डालो और उसका पासवर्ड डालो। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे आप SBI बैंक के नेटवर्क के अंदर जा चुके हो। फिर मैं कह रहा हूं, जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो आप SBI बैंक के नेटवर्क के अंदर जा चुके हो। ये चीज ध्यान रखना, सबको समझ में आ गया। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, और यहां तक कि आपको बताया भी जाता है उल्टी सीधी जगह पर ना क्लिक ना करें, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट ना करें, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी अटैक हो सकता है। सर कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है, रुको अभी पहले समझो नेटवर्क क्या होता है, क्या अटैक हो सकता है, क्या हो सकता है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले नेटवर्क समझो। यानी सर आपका कहने का मतलब अगर हम किसी बैंकिंग के अंदर, बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग में जाते हैं तो हम उस नेटवर्क के अंदर पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आप इस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में जाते हैं, अब उसके नेटवर्क के अंदर है, वहां बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होती है, ठीक है। अब वहां डिफरेंट लेवल ऑफ थ्रेट्स होते हैं, जो हो सकता है कभी कभी आप क्लिक कर ही जाएं, हो सकता है कोई एडवेयर हो, कोई स्पाईवेयर हो, इस तरह की चीजें आती, मालवेयर वोलवेयर के तरीके होते हैं, उन पे अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आओ। अब सर ठीक है, कोई थ्रेट है जो उस जगह के नेटवर्क पे पहुंचे है, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात समझो, वो थ्रेट क्या हो सकता है, कोई हैकर क्रैकर हो सकता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग हैकर पे कर लेते हैं। 3 तरह के जनमैन है जो हैकर माने जाते हैं। एक हैकर जिसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, एक जिसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरा जिसको हम कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स,
पहला जिसे कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरा जिसे कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, और तीसरा जिसे हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो कुल 3 तरह के हैकिंग हो गए, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है ना। एक हो गया ब्लैक हैट हैकर्स, एक हो गया व्हाइट हैट हैकर्स और एक हो गया ग्रे हैट हैकर्स। तो ये 3 तरह के हैकर्स हो गए। अब जरा समझो ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, ऐसी हैकिंग जो आपके कंप्यूटर पर इंटेंशनली की गई है, इंटेंशनली की गई है और आपको परेशान कर से आपके साथ कुछ फ्रॉड किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है मुझे इतना बिटकॉइंस मुझे दो। अब ये बिटकॉइंस क्या होता है आपको आगे बताऊंगा, यानी आपसे फिरौती मांगी जा रही है। तो ये तो गलत इंटेंशन के साथ अपने कंप्यूटर को लॉक करके आपसे फिरौती मांगी गई। अब फिरौती आपसे बिटकॉइन से मांगा जाए, बिटकॉइंस क्या होता है उसके लिए भी 1.5 घंटे वेट करो। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद, तब आपको बताऊंगा बिटकॉइंस वगैरह क्या होता है। तो ये तो फिरौती मांगना अपने कंप्यूटर को लॉक। एक्चुअली क्या हुआ, 2016-17 में एक इश्यू हुआ था रैंसमवेयर अटैक। इससे दुनिया के सारे कंप्यूटर अफेक्टेड हुए थे। रैंसमवेयर अटैक से कुछ चीज थी जो आपके कंप्यूटर में घुस जाती थी और आपके कंप्यूटर को लॉक कर लेती थी और आपके कंप्यूटर पे आपको एक्सेस नहीं होता था। आपसे ही आपके कंप्यूटर में कहता था पासकोड डालो, और पासकोड तो आपने डाला नहीं था, वो हैकर ने बंद कर रखा था। तो यू पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। बहुत तरीके से ये रैंसमवेयर हमले आपके कंप्यूटर पर होते थे, इटरनल बुक, पेटिया, वो सब पे हम नहीं जाएंगे सब क्या, लेकिन ये सब रैंसमवेयर के अटैक के तरीके थे जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता था, आपके कंप्यूटर का एक्सेस आपसे छीन लिया जाता था, आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता था, ठीक है। और अब अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं खुलेगा तो आप उसका एक्सेस कैसे कर सकते। और बदले में आपसे कहा, अब वैसे भी सही आदमियों को टारगेट किया जाता था जिनको लैपटॉप और चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम जैसे आम आदमी का कंप्यूटर कोई लॉक कर देगा, ले जाओ, नहीं चाहिए। एक बिटकॉइन बराबर 23 लाख रुपया, हम क्यों दें, तुम कंप्यूटर रख लो, हम दूसरा कंप्यूटर ही खरीद दें 1 लाख रुपए का, पागल थोड़ी। लेकिन अभी मान लो मेरे कंप्यूटर से, मेरा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है जिसको सुबह सुबह ऑन किया जाता है और सुबह सुबह से लेकर शाम तक वो पेस्टिसाइड कंपनी चलती है। अब उसी लैपटॉप से पेस्टिसाइड कंपनी बंद की जाती है और मेरा एक दिन का टर्नओवर है 10-10 करोड़ रुपए का, मैं तो तुरंत दे दूंगा, क्योंकि एक दिन अगर मैंने उसको दे दिया तो 23 लाख रुपए और हमारा नहीं तो नुकसान होने वाला 10 करोड़ रुपए। तो ऐसे लोग तो तुरंत दे देंगे ना। तो वो टारगेट भी कुछ ऐसे ही लोगों को करते थे जिनसे, आप समझ रहे मैं कहना क्या चाह। अब मान लो कोई कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको हैक कर लिया गया, अब कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ही नहीं चल रहा, ये तो बहुत बड़े लेवल पे हैकिंग हो गई ना, और इंटेंशनली गलत काम के लिए किया जा रहा है। इस तरह की हैकिंग को हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते थे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो रॉन्ग इंटेंशन, और इसी तरह के हैकर को एक्चुअल में हम बच्चा क्रैकर कहते हैं। तो जो रॉन्ग इंटेंशन से जो हैकिंग की गई है, इसी को हम लोग क्रैकर के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग क्रैकर के नाम से जानते हैं। यानी ब्लैक हैट हैकर इज द काइंड ऑफ क्रैकर। रॉन्ग इंटेंशन से की गई जो हैकिंग होती है वो ब्लैक हैकिंग कहलाती है। अब बात करेंगे भैया व्हाइट हैट हैकर्स क्या होता है। सुनो, व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो एथिकल हैकिंग कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप सब जानना चाहेंगे सर एथिकल हैकिंग तो सही चीज हो गई फिर तो। बिल्कुल, ये एक तरह से एथिकल हैकिंग है, यानी लीगली आपके हिसाब से सही है ये। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, एथिकल हैकिंग सही हो गई। अगर इंटरनेट ने सहयोग दिया तो बड़ा खूबसूरत सा वीडियो दिखाऊंगा। अब आपकी डेस्टिनी है ये, मैंने बोला था आप आते समय चेक कर लेना, आ गया तो आपकी किस्मत, नहीं है तो आपकी किस्मत। देखते हैं इंटरनेट खुल तो रहा है। बहुत बढ़िया सा एक वीडियो आपको दिखाता हूं, और उस वीडियो का नाम है अंशुल सक्सेना का व्हाइट हैकिंग, जो पुलवामा के बाद का एक वीडियो है, जो अंशुल सक्सेना पाकिस्तान न्यूज चैनल हैक्ड और इन द रिवेंज ऑफ, है ना, इन द रिवेंज ऑफ पुलवामा। क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन ठीक है, हैकर हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो ये एक वीडियो है, इसमें आपको व्हाइट हैकिंग का एग्जाम्पल दिखेगा जिसको एथिकल हैकिंग कह रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान का एक चैनल है डॉन, जो कि न्यूज चैनल है। पाकिस्तान का एक चैनल है जो एक न्यूज चैनल है डॉन, जैसे हमारे यहाँ DD1 होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पाकिस्तान का डॉन, DAWN यहाँ लिखा रहा हो। पाकिस्तान के न्यूज चैनल में पुलवामा का अटैक हुआ था, आप सबने सुना होगा। और पुलवामा के अटैक के बाद क्या हुआ था कि हमारे देश का एक कंप्यूटर इंजीनियर था, उसका नाम था अंशुल सक्सेना। वो पाकिस्तान का जो टेलीविजन चैनल होता है डॉन, जो मेन टेलीविजन चैनल है, उसको वो हैक कर लेता है
और उसमें वो अपने देश का ध्वज फहराता है, जो आप देख सकते हैं, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया का लिखा आता है। ये वो वीडियो है जो ड्यूरेशन भी है तो लंबी ड्यूरेशन तक ये चीज़ वहाँ चली थी, ठीक है, छोटे समय के लिए नहीं था। शायद इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं ना। ये वो वीडियो है जो आपको दिख रहा है, पीछे डेटॉल का ऐड आ रहा है और उसके ठीक सामने अपने देश का ध्वज फहराता हुआ दिख रहा है और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक, ऐसा कहते हैं काफी लंबा ये चीज उस चैनल पे चला था, कोई उसको हटा ही नहीं पा रहा था, और ये पूरा का पूरा देख खत्म हो गया। छोटा सा 15 सेकंड का क्लिप था जो मैंने बोला। इस तरह की हैकिंग जो होगी ना, इट्स अ पार्ट ऑफ वाइट हैकिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट्स अ पार्ट ऑफ वाइट हैकिंग। ये गलत नहीं है, क्योंकि आप भारत है और वो पाकिस्तान है, तो ये तो आपने सही काम किया है ना। इस तरह की हैकिंग जो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, जिसे हम व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप संभाल लेना, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, ये क्या होते हैं। चलेगा, आगे लिए चलते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हैं ये लॉजिक क्या है। एथिकल हैकिंग का केस, अंशुल सक्सेना वाला केस, एवरीबडी चाहिए तो गूगल करके अंशुल सक्सेना व्हाइट हैकिंग पाकिस्तान न्यूज चैनल हैक्ड, तो ये चीज आपको दिख जाएगी। व्हाट इज द केस ऑफ व्हाइट हैकिंग है? पर्सनल था, पर इस हैकिंग में सरकार आपको सजा देगी? आप मुझे बताइए कि आपको सम्मान मिलेगा? अरे भाई, किसी ने पर्सनली कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? सरकार की अपनी है। चाइना वाले लगे हैं भारत का सेंध मारने में, भारत वाले लगे हैं पाकिस्तान चाइना के सेंध मारने में, तो वो भी वाइट हैकिंग ही होगा। और इस तरह की चीज भी क्या, वाइट हैकिंग ही हो जाएगी। ये तो उस देश के लिए उसके सम्मान की बात हो गई ना, आपने देश के सम्मान के लिए काम किया। ये भी एक तरह की हैकिंग है, लेकिन इसको वाइट या एथिकल हैकिंग कहते हैं। अब बच्चा, डिप्लोमेटिक पे कौन दिमाग लगाए? जब होगा देखा जाएगा। अभी तो हम हैकिंग बता रहे हैं ना, एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। सब तो कर ही रहे हैं, जिसको मौका मिल जाए ले ही रहा है। चलिएगा आगे बढ़े, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बोला है कि जो साइबर वारफेयर है वो जंग का 5वां मैदान है, याद आ रहा है? 5th डोमेन ऑफ वारफेयर। फिर बोल देता हूं, पहला वारफेयर है आर्मी, जंग का दूसरा मैदान है नेवी, जंग का वारफेयर का तीसरा मैदान है एयरफोर्स, जंग का चौथा मैदान है स्पेस वारफेयर, अंतरिक्ष युद्ध, और 5वां है साइबर युद्ध, यानी 5th डोमेन ऑफ वारफेयर। और यहां पर देखो, लड़ाई झगड़े में कोई ये नहीं देखता कि एथिकली सही और क्या नहीं है। देश की बात है, लड़ गए, चलेगा, कहानी खत्म। अब जो होगा देखा जाएगा, जैसी स्थिति होती है। अब देखिए ग्रे हैकिंग क्या होती है। ग्रे हैकिंग जो होती है, ऐसा लिखा जाता है, ग्रे हैकिंग इज इक्वल टू ब्लैक प्लस व्हाइट इज इक्वल टू ग्रे। और शायद व्हाइट और ब्लैक को मिलाकर ग्रे कलर आता भी है, ऐसा है क्या? एग्जैक्टली, इसीलिए ब्लैक प्लस व्हाइट इज इक्वल टू ग्रे। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा गया, और मैं इसको बहुत ही प्यार से समझाने के लिए कहता हूं, मस्ती वाली हैकिंग, यानी हैकिंग फॉर फन। लिख सकते हो आप, हैकिंग फॉर फन। घबराओ नहीं, मैं फन बताता हूं कैसे। हैकिंग फॉर फन, यहां इंटेंशन गलत नहीं है, अब सामने वाला उसको कैसे ले, यहां कोई सजा नहीं है। जैसे मैं आपके घर आया और आप पे कंप्यूटर को 10 मिनट लिया, कुछ काम किया, उसके बाद आप पे कंप्यूटर को लॉक कर दिया, हैकिंग कर लिया आप पे कंप्यूटर की। उसके बाद क्या किया, मैं आप जब अपना कंप्यूटर को यूज करने जा रहे हैं, आपका कंप्यूटर लॉक हो जा रहा है, एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उसी कंप्यूटर को आपका भाई यूज करता है, वो कर सकता है, क्योंकि मैं उसको उस समय अनलॉक कर देता हूं। जैसे फिर आप यूज करने जा रहे हैं, मैंने उसको लॉक कर दिया। फिर आपके पापा यूज करने जा रहे हैं, मैंने अनलॉक कर दिया। फिर आपने यूज किया, मैंने लॉक कर दिया। तो आप इरिटेट हो जाएंगे। वही घर के अंदर जो बड़े भैया दीदी होते हैं, छोटे बच्चों के साथ जो छोटे भाई बहन होते हैं, मस्ती करते हैं। तो मैं आपके घर आया, क्या कर रहा था? आपके साथ मजे ले रहा था। आपके पापा को परेशान नहीं किया, वो बड़े थे एज में, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि आप क्या है मेरे, आप मेरे लिटिल ब्रो, मैं आपका एल्डर ब्रो। आप ब्रो समझते? नई जनरेशन में आजकल भाइयों को लोग ब्रो बोलते हैं, तो हमारे घर में भी आजकल ब्रो ही चल रहा है, ब्रो। तो अचानक ब्रो ही याद आ गया, चलेगा। सिस्टर को क्या चल रहा है? सिस, उनको भी ब्रो ही बोल रहे हैं, सिस्टर को भी ब्रो चल रहा है। वाह, तो यहां तो जेंडर के साथ तो पंगा हो गया फिर तो। अच्छा, यहाँ जेंडर का मतलब नहीं है, सिस्टर ब्रो सिस्टर ब्रो, सब ब्रो। बहने को भी ब्रे बोल रही हैं। वाह भाई वाह, ब्रो। चलो, सो हाउ आर यू ब्रो? चलो यार। तो आई थिंक आप समझ गए ये फन वाला मतलब क्या है। भैया ये कोई सजा वजा नहीं है, ये ऐसी है, मस्ती है। ये थोड़ी ना बड़ा भाई छोटे भाई को छेड़ रहा है तो बड़े भाई को सजा दी जाएगी। ये तो मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। घर का सबसे छोटा बच्चा क्या होता है? घर का खिलौना होता है। शायद आपको याद होगी मेरी बात है, चलेगा। इसमें जो भी छोटे भाई बहन है, बिल्कुल अपने भाई बहनों पे गुस्सा ना करें।
ये आप सोचिए कि आप छोटे हैं, आपके साथ कितना मजा है। चलिए अरे चलो, ये मैंने एक छोटी छोटी सी हैकिंग बता दी, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब हम लिए चलते हैं आपको चैप्टर पे। चैप्टर पूरा किताब से ही लिया गया है, उसकी छोटी सी एक मैंने पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ को थोड़ा मैं खोलता हूं ताकि हम चीजों को इंफॉर्मेशन की तरह समझते चलें, लिखने का टाइम बचेगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप अगर जब भी चाहें आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी डालिए टेलीग्राम पे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि पीडीएफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आराम से घर पे बैठकर बुक पढ़ डालिए। हम रिस्क क्यों लें? और एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद बुक पढ़ोगे तो बहुत मजा आता है, क्योंकि हर चीज समझ में आती है। और वैसे भी मैं साइंस की किताब आपको कहता हूं आप पढ़ना तब जब पहले एक बार मेरा लेक्चर सुन लेना, तब चीजों के टर्म समझ में आते हैं। क्लियर? शुरू कर लें। देखो, जो चीजें मैंने आपको बोली थी वो चीजें ही यहां लिखी हैं। सर आप क्या बोले? तो जो यहां लिखा है, देखो ऐसा है, कोई भी क्राइम, याद रखो जो जो चीजें अभी मैंने बोर्ड पे लिखी थी, जहां पर कंप्यूटर यूज किया जाता है, किसी नेटवर्क के अंदर जाया जाता है और इंटरनेट से जुड़ा जाता है, ऐसे केस में किसका चांसेस होती है? साइबर क्राइम की। हाँ सर आपने बोला था, हमने कंप्यूटर लिया, इंटरनेट से जुड़े और नेटवर्क में घुसे और उस नेटवर्क में था थ्रेट, उसने कर लिया साइबर क्राइम। वही चीजें तो फिर दोबारा दोहराई गई। अब ये होता है, भारत में पहली बार साइबर क्राइम को लेकर पहला जो इनिशिएटिव लिया गया ऑफिशियली, वो कब लिया गया? तो भाई हमारे देश में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में लाया गया, स्पेशली साइबर क्राइम जैसे मसले को टैकल करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, स्पेशली साइबर क्राइम के मसले को सॉल्व करने के लिए इस चीज को लाया गया। कहानी क्या है? कहानी यह है कि इनमें जो साइबर क्राइम, अच्छा एक बात और, अब आप पूछोगे सर 2008 में क्यों लाया गया? अरे प्रभु, 2004 में जाके तो हमारे देश में ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई जाती है और 256 kbps को 256 kbps को ब्रॉडबैंड स्पीड बोला जाता है। आप बताओ, जब इंटरनेट जब बढ़िया होगा तब तो लोग इंटरनेट से तुम्हारे कंप्यूटर में आके हैक करेंगे। इंटरनेट वे नहीं चलेगा, किसी लायक नहीं होगा, क्या कोई तुम्हारे अंदर आके हैक करेगा? तो सर हम समझ गए, आप इनडायरेक्टली इशारा ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम इंटरनेट की स्पीड हमारे इंडिया में बढ़ने लगी, तैसे तैसे हैकिंग की गुंजाइश बढ़ने लगी। और 2008 में जाकर पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। अभी पे हम लोग बात कर लेते, देखो जब भी है ना, जब भी, अब जैसे अगर मान लो हम अपने कंप्यूटर को सेफ रखना चाहते हैं, तो जनरली कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए, इन तरह के साइबर हमलों से बचाने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं, हम सब अपने कंप्यूटर पे एंटी वायरस इंस्टॉल करते हैं। कोई भी इस तरह का थ्रेट या खतरा जो हमारे कंप्यूटर में आ रहा हो, एंटीवायरस हमें वार्न कर देता है, उसको क्लीन कर देता है। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कुछ फायरवॉल सिस्टम को बनाकर कंप्यूटर या कंपनी के अंदर के कंप्यूटर या बैंक के अंदर के कंप्यूटर को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा एनक्रिप्शंस होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही जान लो कि आपके मोबाइल फोन जो है, आपका जो व्हाट्सएप है, आपका जो टेलीग्राम है, आपका जो इंस्टा है, ये सारी की मैसेंजर, ये सारे के सारे एनक्रिप्टेड हैं। और ये चीज भी 2016 के आसपास हुई थी, जब पठानकोट अटैक हुआ था, जहां पे व्हाट्सएप का मिसयूज हुआ था। एक टॉपिक और है जो इस पूरे लेक्चर के बाद बच जाएगा, उसका नाम है आईसीटी बेस्ड मुद्दे। आईसीटी पे जुड़े जो इश्यूज है उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं इस लेक्चर के बाद एक 2 घंटे का लेक्चर होगा जो मैं अलग से लूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक एक्सरसाइज और करना है, कुछ चीजें और देखनी है। मैं चाहता हूं कि जब मैं आऊं तो आपको एक नया अपडेट दूं, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा। जैसे अभी तुमने पूछा बच्चा डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, इन सब चीजों में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, अभी नहीं, 2-3 लेक्चर के बाद। जैसे मेटावर्स की दुनिया क्या है ना, जो फेसबुक लाने की बात कर रहा है, जिसमें अब फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया, समझ ना। ये सारी चीजें थोड़ा सा मैं टाइम लेके बताऊंगा, इसलिए मैं वो चीज अभी छोड़ा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्योंकि आप जब बुक देख रहे होंगे लिख रहा होगा 1-2 चीजें छूट दी हैं सर ने, छोड़ी नहीं है, मुझे पता है। थोड़ा एक्सरसाइज करके पढ़ाऊंगा। देखो मैं बिल्कुल वो टीचर नहीं बनना चाहता हूं कि मतलब आया और जस्ट काम फॉर्मेलिटी किया, पूरा कर दिया। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा अपनी एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। इसमें मुझे लगता है थोड़ा मुझे और अपडेट करना है। जब सामने वाला खुद ही पूरा सेटिस्फाई नहीं है खुद से, है कि नहीं। जैसे नहीं कोई बैट्समैन है, तबीयत खराब है, खुद ही कह रहा है यार रहने दो, आज नहीं जाएंगे, देश हार सकता है ना, क्या पता हमारी हेल्थ की वजह से, और वो देश के लिए सेक्रीफाइस कर गया। तो मैं भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, ऐसे काम चलाऊ नहीं पढ़ा रहा हूं। कोई नहीं कह रहा थैंक यू सर, है ना सर, हमको आप पे बहुत भरोसा, कोई नहीं कह रहा है। बोलो, पूरा लाइन बोलो, सर बहुत भरोसा। और सुनो, 1 मिनट, तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है।
जो कि बाकी तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? देखो हर दिन में हम 15 बार ये लाइन बोलते हैं। अगर आप किसी दिन वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको 15 बार ये लाइन मिलेगी। और क्यों ना, एक बार तभी बोले थे 2010 का क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स में 16 और 20 में आया था वीएलसी वाला, है कि नहीं? फिर हम उस समय फिर ताना मारे थे तुम लोग को, इनडायरेक्टली ऐसे ही मारते हैं तो समझ में आ गया होगा अभी सर ताने कैसे मारते हैं, कि नहीं? और सुनो, इनडायरेक्टली बोलो वो चुपता है, समझ में आ जाए तो। ऐसा भी है लोगों को समझ में आता भी नहीं है, इतना ना दो हमको, समझ में आ जाए तो। कब बाद में बोल देते, सामने ही बोलोगे मुंह पे ही। जरूरी थोड़ी ना कि सर आपकी इनडायरेक्ट बातें समझ में आ जाए। इधर आओ। अब सर एन्क्रिप्शन क्या होता है? रुक जाओ, इसमें कुछ कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, जिसको एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड डेटा बोलते हैं। पर इतना जरूर बता सकता हूं, इन चीजों के आने के बाद आप देखो आपका टेलीग्राम में एनक्रिप्टेड है कि नहीं है, काफी सेफ और सिक्योर है, ठीक है ना? बताऊंगा मैं आपको, आगे बताऊं। अब पासवर्ड्स वगैरह तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। एक डिजिटल सिग्नेचर आप लोग सुनते होंगे, और एक बच्चा डिजिटल सर्टिफिकेट आप सुनते होंगे। दो तो मैं अभी बता देता हूं, और एक फायरवॉल। तीन चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं। एक मैं आपको फायरवॉल बता देता हूं, सुनो, है ना? एक मैं आपको फायरवॉल समझा देता हूं, ये क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट थोड़ा सा बता देता हूं अलग से, जो कि जानना है। फायरवॉल एक टर्म आता है डिजिटल सिग्नेचर, एक टर्म आता है इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, और एक टर्म आता है इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट, ये तीन शब्द आते हैं। किसी जमाने में फायरवॉल आपके मेंस में क्वेश्चन आता था, डिजिटल सिग्नेचर क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। शायद 3-4 साल पहले, 5 साल पहले डिजिटल सिग्नेचर क्या है आपके प्रीलिम्स में पूछा गया था। और डिजिटल सिग्नेचर किसी जमाने में, आज से 12-14 साल पहले मेंस से भी पूछा गया था। तो सर 12-14 साल पुराना वाला क्वेश्चंस पिछले 3 साल पहले ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया, एग्जैक्टली। और ये मेंस में आया था शायद 2008 के आसपास। सोचो 2008 के बाद ये क्वेश्चन 2018-19 में फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और ये स्टैटिक क्वेश्चन था। अगर 10 साल बाद कोई क्वेश्चन मेंस का पीटी में आता है तो एक स्टैटिक क्वेश्चन मानेंगे, और कभी करंट अफेयर्स हो ही नहीं सकता। अब सुनो, फायरवॉल सिस्टम पहले बताता हूं ये होता क्या। मान लो मैं एक बैंक मैनेजर हूं, और मेरे बैंक के अंदर करीब मान लो 50 कंप्यूटर्स हैं। अभी मेरी जिम्मेदारी होती है एज अ बैंक मैनेजर कि मेरे जितने भी कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर, उसका डेटा जो होना चाहिए वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इट शुड बी टोटली प्रोटेक्टेड। किसी भी तरह के कोई भी डेटा कंप्यूटर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी या सीक्रेसी जो है हमारे बैंक में जिन लोगों ने अकाउंट खोला है उनके लिए। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कोई कंपनी होती है, जैसे कोई बैंक होता है, ये लोग अपने कंपनी और बैंक के अंदर के कंप्यूटर को सेव रखने के लिए एक फायरवॉल सिस्टम का यूज करते हैं। फायरवॉल सिस्टम उस तरह की एक टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो बाहर के थ्रेट्स को अंदर नहीं आने देता है। बस इतना ही जानो। मतलब जैसे अगर इस कमरे के बाहर एक गार्ड को खड़ा कर दूं, है ना, बाहर, और वो डंडा लेके खड़ा हो जाए और बाहर के खतरे को अंदर ना जाने दे, तो वो गार्ड एक तरह का फायरवॉल कहलाएगा। कंपनियां अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल सिस्टम का यूज करती हैं। कैसे बनाई जाती हैं, क्या करती हैं, इसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। टेम्पररी थोड़ा सा फायरवॉल सिस्टम मैं आपको समझा सकता हूं। जनरली हम लोग घरों में भी कुछ इस तरह की चीजें अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा घर वाला तो बहुत टेम्पररी होता है। हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स वगैरह हैं जो घर में गलती से भी ना खुले, ठीक है ना, उसके लिए भी हम लोग फायरवॉल सिस्टम को यूज करते हैं। किसी कैंपस के अंदर पता चलता है बच्चे जो है यूट्यूब और फेसबुक के टाइम ज्यादा बर्बाद करते हैं, तो ठीक है, उस कैंपस के अंदर आप इन चीजों को चाहें तो फायरवॉल सिस्टम पे लॉक कर सकते हैं। तो आगे जो स्टूडेंट्स होंगे अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, और ज्यादातर वो पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देंगे। तो इस तरह के फायरवॉल सिस्टम लगाकर हम इस तरह के डेटा को, इस तरह के प्रोटेक्शन को, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने तो एक जनरल स्टेटमेंट से बहुत सारे और भी तरीके बताए जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कैंपस वैंपस में भी किए जाते हैं। अच्छा, तो फायरवॉल सिस्टम समझ में आ गया। एक सिक्योरिटी होती है, बाहर के थ्रेट्स को अंदर आने से रोकने के लिए डिफरेंट तरह के फायरवॉल सिस्टम है जो बनाए गए। वो टेक्निकल हो जाएगा। फायरवॉल कंपनियां आती हैं, वो बनाती हैं, वो टेक्निकल हो जाएगा, वो तो फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर घुस गए। बस फायरवॉल ऐसे काम कर। सर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखो ऐसा है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है बच्चों? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, समझना। सो व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। इसमें होता क्या है? ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम में सेफ और सिक्योर रखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज किया जाता है।
ये कुछ प्रोडक्ट की होते हैं, कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं, कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होता है, ऐसे मान लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। जैसे मान लो 1 2 x y 3 7 4 8 9 x y y y y y y a a a c x y and then z z then 3 4 9 and then 8 c, ऐसे कुछ मान लो मैंने कर दिया। अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज का एक पूरा पासपोर्ट बन गया। आपको पता है जब हम लोग कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेते हैं या फिर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, इस तरह की कुछ प्रोडक्ट की होते हैं जिनको हमको डालना होता है, और इन प्रोडक्ट की को जिन कंपनी बनाती है, जो कंपनी बना, जैसे मान लो मैं नॉर्टन का एंटीवायरस अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने जा रहा हूं, तो नॉर्टन का एंटीवायरस मुझे खरीद के लाना होगा और अपने लैपटॉप को पहले मुझे इंटरनेट से जोड़ना होगा, और जब मैं उसको इंस्टॉल कर रहा हूं उसे सॉफ्टवेयर को एक प्रोडक्ट की मांगेगा और उस प्रोडक्ट की को इंटरनेट से जिस कंपनी ने बनाया है, ये कंपनी इस प्रोडक्ट की का मिलान करेगा, मैच करेगा, और अगर मिल गया तो कंपनी आइडेंटिफाई कर लेगी बंदा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहा है, ये वही वाला प्रोडक्ट की है जिसको, तो ये देखो वेरिफिकेशन करने के लिए एक इंटरनेट पे ये एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है। मैंने इसलिए एंटीवायरस वाला एग्जांपल लिया क्योंकि हम सब बहुत कॉमन इसको यूज किए हुए अपनी लाइफ में। जब आप देखो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल वगैरह जब आप इंस्टॉल करते हैं, पहली बार जब आप कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, फिलहाल आप तो पायरेटेड यूज करते हैं, सबको पता है, ओपन वाला एक्सेस करते हैं, ओपन की करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग जो पायरेटेड यूज करते हैं, क्यों पैसा बर्बाद करने, कल को क्रैश हो गया दोबारा फिर पायरेटेड इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट 5-5 हजार रुपए का सब देते हैं, इस हिसाब से तो सॉफ्ट कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, सॉफ्टवेयर खरीदा 2 लाख रुपए का। पागल आदमी है क्या? इंडियन सोच है हमारी भी, आपकी नहीं है तो हम क्या करें, मेरी तो सोच है, मेरा तो क्या 200 रुपए 1000 रुपए में सारा हो जाता है, सारा इंस्टॉल करके भैया जाइए हो गया, और जिस यहां से खरीदो खुदे डाल के देता है। बात समझ में आई? तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट की वगैरह है ना, ये एक तरह के डिजिटल सिग्नेचर, और ये बदलते नहीं है, इनको ओटीपी मत समझना, ओटीपी हर बार बदल जाता है, वन टाइम पासवर्ड जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसमें आता है, ये हमेशा वही रहते हैं। क्यों, कैसे, मैं बताता हूं। मान लो मेरे कंप्यूटर पर कोई वायरस है, मैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कर रहा हूं और 3 महीने के लिए मैंने एंटीवायरस यूज कर रखा है, तो अभी मेरे पास 1 साल के सब्सक्रिप्शन अभी कितना और बचा है, 9 मंथ। समझ आई बात? अगली बार फिर मैं उसको इंस्टॉल करूंगा कंप्यूटर फॉर्मेट करने के बाद, क्योंकि इस कंप्यूटर फॉर्मेट करूंगा एंटीवायरस भी खत्म हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, फिर से मुझे एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा उसी प्रोडक्ट की के साथ, फिर इंटरनेट से मिलाएगा, लेकिन अब वो मुझे 9 महीने के ऑप्शन देगा, क्योंकि 3 महीने यूज हो चुका है, उसको पता है थोड़ी ना आज से फिर 1 साल चलेगा। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो वही मैं कह रहा हूं कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो बदलते नहीं है। देखो 3 महीने के बाद भी फिर से उसको इंस्टॉल करने के लिए वही, इसीलिए लोग इन चीजों को फेंकते नहीं हैं, बचा कर रखते हैं। आजकल तो बहुत सारी जगह जहां हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का ही यूज करते हैं, आपके सिग्नेचर्स का भी एक डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है। जैसे कोविड के टाइम में जब मेरी 6th एडिशन की बुक आई थी, शायद 5th या 6th थी, उस समय क्या होता था, उस समय हम लोग फिजिकली कहीं नहीं जाते थे, तो ऑनलाइन मोड में हम लोग सिग्नेचर किया करते थे। क्या करते थे? ऑनलाइन मोड में हम लोग सिग्नेचर किया करते थे, गॉट इट। और उसमें कुछ सिग्नेचर्स बनकर वो जनरेट करके आते थे और हम कहते थे ये वाला हमको पसंद है, ये हमसे मिलता जुलता यही रहेगा, और वो डिजिटल सिग्नेचर के फॉर्म में उसके कुछ बिट्स होते थे जो जनरेट होकर जाते थे। ज्यादा नहीं एंटर करेंगे, आप डिजिटल सिग्नेचर समझ चुके हैं। यानी सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी के लिए इस तरह की चीजें यूज करना ज्यादा बेहतर है। अब सर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? देखो ऐसा है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया PKI, शायद ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2018 का क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, और सुनो हम लोग के पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद आपने कभी देखा नहीं है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। और आपने अगर 2018 के आसपास का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन पीटी में पूछे, साइबर सिक्योरिटी पे 5 है, जब आप साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर जाओगे ना अंत में, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। उसमें एक PKI का क्वेश्चन भी, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं डिजी लॉक पर, और मेरे ख्याल से आप सब डिजी लॉक समझते हैं। डिजी लॉक क्या है? डिजिटल लॉकर है, 2016 में लाया गया ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। और यहां पर ये बोला गया भाई ऐसा है, हमारे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है ना, हमारी मार्कशीट, हमारा आधार कार्ड, नहीं आधार कार्ड थोड़ी ना, ये तो आधार से ही जुड़ता है, आपके आधार नंबर से डिजिटल लॉकर जनरेट होता है ना। आपका आधार नंबर ही आपके डिजिटल लॉकर के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। यहां पर आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उसका डिजिटल फॉर्मेट सेव किया जाता है। कौन सा फॉर्मेट सेव किया जाता है?
डिजिटल फॉर्मेट सेव किया जाता है, उसका डिजिटल फॉर्मेट सेव किया जाता है। फिर मैं बता देता हूं, जो है ना यहां पर डिजिटल फॉर्मेट सेव किया जाता है यहां पर इस फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, आप अपना आरसी ले लीजिए गाड़ी का, अपना आप इंश्योरेंस कवर रख लीजिए, है ना, अपनी मार्कशीट रख लीजिए, अपने सर्टिफिकेट्स रख लीजिए। और एक बात और बताता हूं, आप जो इस डिजिटल लॉकर पे ले जाके जो अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं ना डिजिटल फॉर्मेट में, ये गवर्नमेंट इसको वेरीफाई भी करती है। तो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपके होते हैं और ये एक ऑथेंटिसिटी होती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और ये ज्यादा ऑथेंटिक है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर वहां पे वेरीफाई होता है तो गवर्नमेंट के अपने गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई होता है। ये आपको लगता है कि आप कोई फेक मार्कशीट वहां पे लगेंगे तो रिजेक्ट करके दे देगा आपको, ट्राई करके देख लीजिए। क्योंकि आज इंडिया में सारे के सारे डेटा, मुझे तो लगता है आपके पापा के जमाने के जो हाई स्कूल अपने पापा ने पास किया होगा, क्या पता उसका भी डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव। हमारा आपका तो बिल्कुल होगा, है कि नहीं? 20 साल 25 साल की चीज होगी, उस जमाने में 40 साल पहले वो चीज थी कि नहीं थी, मतलब वो डेटा अगर होगा तो क्या पता उसका भी उस स्कूल के उस कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स में आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंफॉर्मेशन रखा गया हो। नई बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपकी डॉक्यूमेंट्स को एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में सुरक्षित करके रखा जाता है, इसको हम कहते हैं डिजी लॉक। और यही चीज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? डिजिटल सर्टिफिकेट्स। और इस तरह की चीजें क्या कहलाती हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की अपनी की स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ज्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। इसीलिए तो आपके पास अगर आईडी नहीं है तो भी आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पे अगर आईडी है, मतलब डिजी लॉक पर है, आप उसको दिखाकर और पुलिस वाले को अपना वेरिफिकेशन दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब देखो कितना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इस इंडिया को ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए, क्योंकि हर कोई डिजिटल जमाने की बात कर रहा है और डिजिटल जमाने में क्राइम करना बहुत ही आसान हो गया है। एक छोटी सी गलती और जिंदगी भर का रोना। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। मैं फिर पीछे लिया चलता हूं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, हम यहां पर थे और यहां पर हम लोगों ने फायरवॉल एन्क्रिप्शन से सारी चीजें बताई। एन्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। आगे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है वो किसी बंदे के लिए भी हो सकता है खतरा, किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए हो सकता है खतरा। इन दोनों के लिए चलो 1% चल भी जाएगा, कोई खतरा हो गया तो। लेकिन अगर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर कोई नेशनल सिक्योरिटी हो गई तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। यानी हमें साइबर सिक्योरिटी हर लेवल पे करना है। किसी इंडिविजुअल लेवल पे भी करना है, किसी बिजनेस प्रोफेशन लेवल पे भी करना है और किसी नेशन की सिक्योरिटी के लेवल पे भी करना है। ये रहा इंट्रोडक्टरी टॉपिक जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, भारत में ISTF लाया जाता है, शुरुआत यहीं से होगी। ISTF जो होता है वो क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क फोर्स। इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क फोर्स। ये ISTF जो लाता है वो यूनियन गवर्नमेंट लाता है और ये ISTF जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर काम करता है और इसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप मुझे असेसमेंट करके सारे इंफॉर्मेशन बताओ, ठीक है। इस ISTF ने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद अपने रिकमेंडेशन दिए कि इंडिया जैसी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से पहल करने चाहिए। वो सारे जो रिकमेंडेशंस थे जो भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, उसकी एक लिस्ट दी हुई है। बात समझ में आ गई? तो ISTF को सेटअप क्यों किया गया था? हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और उसने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट्स को क्या किया, भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, उसके रिकमेंडेशन को, उनके सुझावों को। क्या किया? पहला तो यह है कि भारत में एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होनी चाहिए, CRT इन, और जो पूरी तरह से एक डेडिकेटेड सिस्टम होगा 24/7 और ये बड़े लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेगा। अगर कोई साइबर इश्यूज से मसला कुछ आता है तो उसमें पूरे उससे जुड़े हुए जो साइबर चीजें हो सकती हैं उसका पूरा R&D करेगा। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। पुलवामा अटैक के बाद, कहानी की तरह समझना, पुलवामा अटैक होने के बाद कुछ टेररिस्ट पकड़े गए और ये पकड़े गए कि ये लोग गलत लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व हुए थे।
बाद में क्या हुआ, एक फोन मिला, सारे केसेस वगैरह पकड़ने के बाद चीजें बंद हो गई। अचानक इस केस में एक नया मोड़ आया जब एक फोन मिला। उस फोन में क्या था, उस फोन में जो डेटा थे वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए थे, फोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो जब फोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो अब उस फोन के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं था। बहुत कोशिश की गई, बहुत दुकानों पे ले गए, दुकान नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ले गए और उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो सारे के सारे डेटा डिस्ट्रॉय थे, बिल्कुल एक्सेस नहीं हो सकते थे। यहां पर सीईआरटी ने मेहनत की और सारे के सारे डेटा को फिर से निकाल डाला जो डेटा डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब ये जाने कैसे, अब देखो किस लेवल पे सीईआरटी काम कर रहा है, और उसके बाद जाकर जो बंदे पकड़े गए, जो एक्चुअल में वो बंदे नहीं थे उस पूरे केस के पीछे, कुछ और लोग थे जो बच गए थे, फिर जाकर वो लोग पकड़े गए, ऐसे समझ लो। यानी सीईआरटी देखो किस लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो डेटा जो लॉस हो चुके थे उनको किस लेवल पे रिसर्च और डेवलपमेंट करके वो जनरेट किया, उनको निकाला, उनको एक्सेस किया, इस लेवल पे जाके सीईआरटी काम करता है। वही सीईआरटी जिसका रिकमेंडेशन किसी टाइम में आईएसटीएफ ने दिया था। तो भारत में आज सीईआरटी इन है, बिल्कुल है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब प्रॉपर एक डेडिकेटेड साइबर वारफेयर सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमने आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में बता दिया है, ये सारी चीजें मैं आपको निकाल चुका हूं। आगे चलते हैं। हमारे भारत में देखो डिजिटल सिग्नेचर जैसी चीजें यूज करें, डिजिटल सर्टिफिकेट ऊपर देख लिया, डिजिटल सिग्नेचर यूज करो। साथ साथ कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे होने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह अच्छे होने चाहिए। अगला कह रहा है भैया देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा करो, नई नई टेक्नोलॉजीज बनाओ, अपनी कमियों की पहचान करो, इनके बेसिस पर अपने साइबर सिस्टम को डेवलप करो। एजुकेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कभी भी कुछ भी हो जाए अपने ओटीपी किसी को मत बताओ, कभी भी किसके साथ वीडियो कॉल पे मत जाओ, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए 24/7। अब सर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान क्या है, ये बहुत खतरनाक है। देखो नीचे लिखा है साइबर टेररिज्म किया जा सकता है। देखो इंडिया में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिससे पूरे भारत को जलाना बहुत आसान है, और एक प्रोपेगेंडा मैसेज है जो आप बना सकते हैं। हिंदू मुस्लिम, बड़ी जात छोटी जात, मोदी और राहुल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, नदी की लड़ाई। आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर ये तो ऐसे ऐसे आप मुद्दे बता रहे हैं जिसके मुद्दे पर कोई उल्टे सीधे वीडियोस, उल्टी सीधी चीजें बनाकर इस देश से बिना आइटम हम गिराए 10 लाख लोग खत्म हो सकते हैं, जितने हिरोशिमा नागासाकी में लोग नहीं मरे। तो ये प्रोपेगेंडा चीजें बनाकर आपके सामने रखी जा सकती हैं, और चाइना और पाकिस्तान में लोग शैंपेन की बोतल खोल रहे होंगे, हमने बिना आइटम बम गिराए हिंदू मुस्लिम करके 10 लाख लोग साफ कर दिए भारत में। नहीं बात समझ रहे, मैंने बोला ना ये भी एक जंग का मैदान है, साइबर वारफेयर। भारत में अपर कास्ट लोअर कास्ट करीब करीब 50% है, 55% के आसपास शायद ओबीसी SC STs आते हैं, 45% के आसपास जनरल कैंडिडेट्स हैं। इस हिसाब से तो देश बट खत्म ही हो जाएगा और 50% जनसंख्या को लड़ा दिए तब। नहीं समझ रहे बात। और ये सब इतने सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसमें भारत को आप भारत से उखाड़ के फेंक दीजिएगा, कोई बचेगा नहीं। सोचिए, और साइबर सिस्टम कितना खतरनाक है इनको कंट्रोल करना। आज किसी भी चीज को वायरल होने में कितना समय लगता है सर, अगर थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए इन चीजों को, 50 करोड़ लोग आज भारत में लगभग मोबाइल फोन एक्सेस करते हैं। सोचो देश में किस लेवल पर इंस्टेबिलिटी की जा सकती है। नुपुर शर्मा वाला केस आपने सुना होगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने तुरंत ही वहां पर क्या कर दिया था, इंटरनेट बंद कर दिया था। आर्टिकल 370 वाला जो केस हुआ था जम्मू कश्मीर में, तुरंत वहां पे गवर्नमेंट ने आप इंटरनेट रोक दिया था। मणिपुर वायलेंस वाले केस में देखो वहां पे तुरंत फटाफट इंटरनेट बंद कर दिया गया, ताकि ये लोग अलग अलग जो कम्युनिटी और चीजें हैं, ये कोई भी उल्टी सीधी चीजें वायरल ना करें। आपको समझ में आ रही मैं बातें क्या कर रहा हूं। ये जो चीजें हैं ना, जो साइबर से, ये एक तरह का साइबर टेररिज्म कहलाता है। ये हो सकता है इन चीजों के प्रोपेगेंडा मैसेज बनाकर वायरल किए जाए, आप लोगों को एक दूसरे से भिड़वाने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड है नॉट? किसी अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर मायावती आपको भिड़वा दें, पता चले अंत में सीएम बनने के बाद पूरा मसूरी का होटलें खरीद डाली, इतना पैसा कमा ली सब, क्योंकि उसको सीएम बनना था, पैसा कमाना था, अपना कर ली वो। देखिए ना नोएडा का पार्क कितना बढ़िया लगता है। अगर उसी में वो ओबीसी SC ST के लिए अगर एक BHK का घर बनवा देती, हॉस्पिटल बनवा देती, तो अमर हो जाती। उसको इतना दिमाग ही नहीं और पार्क बना दी। हाँ ठीक है, उसमें भी लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आगे चलकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ बन जा रहे हैं, ये तो दुआ मिल रही है।
लेकिन अगर वो हॉस्पिटल होता, अब सोचो हर कम्युनिटी के लोग जाते हैं, लेकिन उस बेवकूफ के पास इतना दिमाग कहां है? यही तो होता, अगर ये लोग दिमाग लगाते तो देश को कहां बढ़ा सकते थे? पैसा कमाई, ले जाके मसूरी में होटल खोल दी। अब बीजेपी को पता है उसका गला पकड़ के बैठा है, अब वो एक बार भी कुछ छटपटा बोल ही नहीं सकती। आएगी तो ईडी सीबीआई उसका वेट कर रहा है, बोल लो तुम एक भी चीज अगेंस्ट, एकदम गला पकड़ रखा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? साइबर सिस्टम सोचो कितना खतरनाक हो सकता है, बस इतना ही ध्यान दो। अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बहुत बढ़िया होना चाहिए भाई, बोलो हाँ है कि नहीं? ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए और ये सारी चीजों को अपनाया गया, और इस तरह के प्रोपेगेंडा मैसेज को हम क्या कहते हैं? साइबर टेररिज्म। और ये बाहर से भी किए जाते हैं, अपने देश के अंदर की बात तो मैं नहीं कर सकता ना, लेकिन बाहर से जो किए जाते हैं वो उस तरह के प्रोपेगेंडा मैसेज एक तरह के टेररिज्म सही है। ठीक है, अब देखो साइबर चेक क्या होता है? साइबर एक्टिविटी जो होती है उसको साइबर चेक कहते हैं। एवरी मोमेंट आफ्टर इंटरनेट पे हर चीजों को चेक करना होता है, टाइम देखना होता है, कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी ना चल रही हो। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजों को एडवांस फॉरेंसिक साइंस है। कोई घटना होने के पहले अगर घटना ही ना होने दें, उन चीजों को अगर हम चेक कर लें, वो साइबर चेक है। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? पहले ही चेक कर लें, है ना। अब आप जानते होंगे जब यूपीएससी का पेपर होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर होते हैं, उस दिन देखो ना इंटरनेट स्लो रहता है। अब नॉर्मल चैट वेट हल्का फुल्का चलता है, लेकिन कोई फाइल डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते हैं। पूछो क्यों? हो सकता है किसी एक सेंटर से पेपर लीक हो जाए, पूरे इंडिया में एक साथ लीक हो जाए। जिस सेंटर पे लीक होगा बस वहीं का एग्जामिनेशन जो होगा वो कैंसिल होगा, बाकी हर जगह पे इंडिया का पेपर रहेगा और एक जगह के लिए फिर से पेपर करा दिया जाएगा। ये सोचो कितना रिसोर्स हमारा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है एग्जाम को कराने के लिए। ऐसे पेपर आउट होंगे तो सोचो, आप समझ गए? ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं साइबर सिस्टम पर, नहीं तो एक ही जगह का पेपर पूरे इंडिया में खटाखट व्हाट्सएप देखो। आपने कभी ध्यान दिया एसएससी का एग्जाम होता है, ऐसा कुछ एग्जाम होता है, वहां उस दिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होता है, और सिर्फ उसी ड्यूरेशन तक, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, 5 बजे तक पूरे दिन आपको ठप मिल रहा है। समझ नहीं आता यार ये कुछ आज चल क्यों नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। हो सकता है आज कुछ दिक्कत हो मेरे कंप्यूटर में, हो सकता है कुछ मेरे नेटवर्क में से नहीं। वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहां के लोग इस तरह की चीजों को करते हैं। ये आपको जिम्मेदारी दी जाएगी जब आप कलेक्टर बनेंगे। रुकिए अभी, नहीं समझ में आई बात? आ गई? तो ये चीजें वहां के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे चेक वेक टाइप की चीजें। अब सुनो साइबर टेररिज्म में क्या क्या आता है, एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जैसे टेररिस्ट प्रोपेगेंडा बना लो, प्राइवेसी वायलेशन कर लो, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे अटैक कर लो। ये सारी चीजें जो होती हैं डिफरेंट तरीके से साइबर टेररिज्म किए जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा मिसलेनियस सा, इसका नाम है DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक एक्चुअली होता क्या है, जनरली हमें पता नहीं चलता और हमारे कंप्यूटर पे कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं। ये पता नहीं क्यों नहीं चलता, थोड़ा मैं बताता हूं। जैसे मान लो मैं फेसबुक पर गया, मैंने डाला भैया www.facebook.com डाला, चलो जैसे ही मैंने facebook.com डाला, ठीक है, हुआ क्या, facebook.com को डालते ही जैसे मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक निकला यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मैंने भैया यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला, फेसबुक का पेज खुल गया। समझ आ गया बात? और जब फेसबुक का पेज खुल गया, मेरा पेज खुल गया, सारे इंफॉर्मेशन थे, पता चल रहा है यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे एक रिक्वेस्ट आ रहा है, ऐसे लगकर ऐसे लगकर ऐसे लगकर एक रिक्वेस्ट आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपए की लॉटरी। क्यों? बहुत आते हैं सब चीजें, कुछ अलग है, अलग सा चीज। प्रधानमंत्री आपसे सीधा मन की बात करना चाहते हैं, कुछ अजीब सा, ऐसे मान लो ऐसा कोई जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, तुरंत गए और क्लिक कर लिए। क्लिक नहीं कर लिए, हिंदी भाषा में कहते हैं आ बैल मुझे मार कर लिए। मतलब मैंने जाकर उसको क्लिक कर कर उसको कहा मेरे कंप्यूटर पे अटैक करो। तुम अटैक करने के लिए मुझे लालच दे रहे थे और मैंने उस लालच को एक्सेप्ट करके क्लिक कर लिया। यानी आप किसी जगह पर जाते हैं तो ऐसा होता है, जैसे फेसबुक पे मैं गया हूं, इसका मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट ऑफ फेसबुक के सर्वर से खुल रहा होगा ना, सर्वर मैं बता चुका हूं, सर्वर नहीं बताया है। जो डेटा सेव होता है वो कहां सेव होता है, वो सर्वर पे सेव होता है। रुक जाओ, साइबर सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको इंटरनेट गवर्नेंस, डेटा लोकलाइजेशन और डेटा प्रोटेक्शन बिल बताऊंगा, रुको अभी। असल में जो हम लोग का इंटरनेट पे जो डेटा होता है ना, वो सर्वर पर सेव होता है। इंटरनेट पे डेटा कहां सेव होता है? सर्वर पे सेव होता है। अब जैसे मान लो कि मैं ना अभी, जैसे ये बताओ, हम अभी जाकर फेसबुक खोलते हैं,
तो फेसबुक क्या हमारे कंप्यूटर पे होता है? प्लीज नहीं होता है। हम जाके जीमेल को खोलते हैं तो जीमेल मेरे कंप्यूटर पे है? नहीं भाई, जीमेल कहीं किसी सर्वर पे है, और जो तार ऑप्टिकल फाइबर है ना, वहां से होते होते सर्वर तक पहुंचता है, अब इस सर्वर से लाके खोलकर मेरी स्क्रीन पर लाता है, और ये सारा प्रोसेस बहुत तेज होता है, स्पीड ऑफ लाइट से होता है। इंटरनेट ट्रेवल किस स्पीड से करता है? स्पीड ऑफ लाइट। आपके पलक झपकते ही इंटरनेट खुल जाता है, जबकि वो चीज आप पे कंप्यूटर पे नहीं होती। आप देखो ना, इंटरनेट ना रहे आप पे कंप्यूटर पे जीमेल नहीं खुलेगा, इंटरनेट ना हो आप पे कंप्यूटर पे फेसबुक नहीं खुलेगा। इसका सीधा मतलब है कि फेसबुक और जीमेल आप पे कंप्यूटर पर नहीं है, फेसबुक जीमेल आप पे कंप्यूटर पर नहीं है। चलो मैं तुमको दिखाता हूं। जैसे आप मान लो आप अमेजॉन यूज कर रहे हो, कुछ भी, इंटरनेट है, बहुत मजेदार चीज है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। जैसे तुम लोग को बताता हूं, गूगल सर्च इंजन का सर्वर कहां है। आप गूगल पर जाते हैं ना, रवि अग्रणी डालते हैं, रवि अग्रणी खुल जाते हैं। तो रवि अग्रणी का इंफॉर्मेशन कहां पड़ा है? गूगल सर्च इंजन में। कहां पड़ा है? किसी सर्वर के अंदर। चलो, किसका सर्वर देखना चाहोगे? आप लोग अपने मोबाइल फोन पे अमेजॉन खोलते हो? अमेजॉन सर्वर, अमेजॉन सर्वर, वेयर इज अमेजॉन का सर्वर? दुनिया में कहां है? देखो मिल जाएगा। अमेजॉन का सर्वर कहां है? डज अमेजॉन हैव, वेयर आर इट अमेजॉन सर्वर लोकेटेड इन, हु प्रोवाइड, कहां पे है? कहां लेगा? Specifically, Amazon websites operate facilitate following markets: कोलंबस, ओहियो, मल्टीपल लोकेशन थ्रू आउट द। देखो कहां कहां पर Amazon के सर्वर्स हैं, आपके सामने लिखे, ये सब देख लेना। AWS उसी को Amazon को ही बोला, वेबसाइट्स वगैरह को। कोलंबस क्या कह रहा है ये? फॉलोइंग मार्केट्स, नहीं नहीं नहीं, सर्वर पूछ रहा हूं भाई। देखो फेसबुक सर्वर कहां है? दुनिया में 3 ही जगह पे फेसबुक के सारे डॉक्यूमेंट सेफ हैं। जो आपकी फोटो, आपकी वीडियोस, आपके अपडेट फेसबुक पे है ना, वो कहां है भैया? प्रिनवेली कोई जगह है, ओरिगन, फॉरेस्ट सिटी, नॉर्थ कैरोलिना एंड लुलिया, स्वीडन में कोई जगह है। तो सर इसका मतलब हम इंडिया में दिल्ली में बैठ के फेसबुक खोल रहे हैं, और इंटरनेट से वो सिग्नल जा रहा है यूजर आईडी पासवर्ड का कहां? इन जगहों पर, और वहां से जाकर वो फेसबुक मेरे अंदर खुल के आ रहा है, क्योंकि वो सर्वर वहां सेव है, मेरा डॉक्यूमेंट वहां सेव है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर। एग्जैक्टली। अब मान लो हम फेसबुक पे गए, वही हम बता रहे हैं, तो भैया इन्हीं सर्वर के थ्रू क्या आ रहा होगा? जैसे यूजर यहीं पे एक रिक्वेस्ट आ रहा होगा, वेब रिक्वेस्ट वगैरह किसी सर्वर से, इसको एक्सेप्ट कर लो, 2 करोड़ रुपए की लॉटरी है, इसको एक्सेप्ट कर लो, मोदी जी मन की बात आपसे करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अट्रैक्शन या नॉलेज, और आप खट से जाकर उसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप पे कंप्यूटर पे कोई चीज होती है जो आती है, आपको पता नहीं चलता है, आप पे कंप्यूटर को लोड बढ़ा देती है, आप पे कंप्यूटर को स्लो कर देती है, अंत में जाके आप पे कंप्यूटर को कोलैप्स कर देती है। वो अटैक आप पे कंप्यूटर पर कराया जाता है। जनरली कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे अटैक जो करता है, इन्हीं जरिए से करता है, और उस कंट्री की जो सिक्योरिटी डेटा है उसको लेने की कोशिश करता है डीडोस अटैक के द्वारा। ऐसा दुनिया में देखा गया है। बात समझ में आई कि? अब मेरे ख्याल से आपको सर्वर समझ में आने लगा है कि नहीं? ऐसे ही गूगल के अलग सर्वर है बच्चों, इधर देखो, ऐसे ही आप जाओ ना, गूगल सर्वर इज लोकेटेड, कुछ भी देख लो, जीमेल देख लो, गूगल, अब देखो गूगल के तो बहुत सारे सर्वर है, देख रहे हो? माय गॉड, देख रहे हो? डेल्स, ओरिगन, अटलांटा, जॉर्जिया, वेस्टर्न वर्जीनिया, लिनॉय, नॉर्थ कैरोलिना, माय गॉड। सर जब गूगल पे जाकर इतना सारा सर्च इंजन में जाकर जब डेटा खेते हैं, ये सब 8-9 जगह से आके खुल के तुम्हारे कंप्यूटर पे खुलता है। नहीं समझ में आई बात? और ये सारा प्रोसेस किस स्पीड से होता है? स्पीड ऑफ लाइट से। सोचो, स्पीड अमेरिका 3 लाख किलोमीटर से दूर है क्या? क्या आप बात कर रहे हो? 20,000 भी नहीं है मुश्किल से। तो 3 लाख तो 1 सेकंड के अंदर बदी, तो पलक झपकने के पहले ही हो जाएगा। सोचा इंटरनेट कितनी तेजी से चलता है डेटा। चलो वो सब बात की बात है, आगे कहीं बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको सर्वर समझा लिया है, डीडोएस समझा लिया है,
जनरली साइबर टेररिज्म वगैरह में इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, दिस इन्वॉल्व्स सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो लार्ज नंबर ऑफ वेब रिक्वेस्ट जो सर्वर से आता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर ओवरलोड हो जाता है और अंत में जाके आपका कंप्यूटर जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। जनरली इस तरह की चीजें क्यों की जाती हैं तो आपको बताऊं, कंप्यूटर नेटवर्क जो आपके गवर्नमेंट के साइट्स होते हैं, आर्म फोर्सेस होते हैं, बिजनेसेस बड़े बड़े होते हैं, इनके कंप्यूटर को हैक करने के लिए, इनके डेटा को एक्सेस करने के लिए डीडोएस अटैक होता है। समझा ले गया हूं मैं? ये डीडोएस अटैक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आज तक कभी भी यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं साइबर वारफेयर की तरफ। देखो बच्चों, हमने पहले से ही बात किया है कि जंग के 5 मैदान होते हैं, फिर हम वही बात करेंगे। साइबर वारफेयर इज अ 5th डोमेन ऑफ वारफेयर, जंग का 5वां मैदान, ठीक है। फिर उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। सीधा मैं आपको लिए चलता हूं कि अमेरिका में क्या हुआ जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे 2010 के आसपास, उन्होंने 2009 के आसपास उन्होंने क्या कहा, भाई ऐसा है कि मैं ना अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जिससे अमेरिका के हर आम जनता का कंप्यूटर जो है, हर लोकल पीपल का जो कंप्यूटर है उसको सरकार सेफ और सिक्योर करेगी। यानी आप पे कंप्यूटर का डेटा वो आपका ही नहीं है, नेशनल एसेट भी है, सरकार जिम्मेदारी लेती है आप सब अमेरिकन सिटीजन से कंप्यूटर के डेटा को सेव करने हैं। भारत में जो होगा देखा जाएगा, भारत सरकार का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वहां तो पहले ही एक सिस्टम डेवलप कर रहा है आपको बचाने के लिए, और सरकार कह रही है घबराओ नहीं, तुम सब पे कंप्यूटर जो होगा वो राष्ट्र की संपत्ति है, नेशनल एसेट है, मैं बचाऊंगा। इसके लिए उन्होंने यूएस साइबर कॉम लाया। यूएस साइबर कॉम सिर्फ आपके पर्सनल बेनिफिट के नहीं लाया, वो देश की सुरक्षा के लिए भी लाया गया। इस तरह का देखी देखा यूनाइटेड किंगडम ने आगे चलकर फिर अपनाया, जो आपको लास्ट में मिल जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने भी इस तरह की चीजें बाद में एडॉप्ट की थी। वैसे तो ये आम कंप्यूटर के साथ मिलिट्री सर्विसेज को भी सेव करने के लिए लाया गया यूएस साइबर कॉम ओबामा के टाइम में, व्हेन ही वाज अ प्रेसिडेंट दैट टाइम। कुछ समझ में, यानी एक पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो लाया गया, यानी क्या एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम है जो लाया गया, ठीक है। यहां पर और आगे लिए चलते हैं। अब देखो यहां पे ना ये 3 ऐसे मेंस के क्वेश्चन है जो बार बार यूपीएससी में पूछे गए हैं। 3 मेन से क्वेश्चन है और जो 3 स्लाइड्स के अंदर रखे, एक स्लाइड पे ये रखा गया है साइबर वारफेयर के कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, किस किस तरह के खतरे हैं जो हमारे, किस तरह के खतरे हैं जो साइबर सिक्योरिटी साइबर सिस्टम के लिए असल में आते हैं, परेशान करते हैं। दूसरा है कि इंडिया में इनसे बचने के हमारे पास कमियां कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से साइबर हमले होते हैं, और तीसरा हमें किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, हमारा लॉन्ग टर्म रिस्पांस क्या होने चाहिए। ये 3 क्वेश्चन 3 हेडिंग में छोटे छोटे 4-4 पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे हैं, इनको आपको समझना होगा, इनको अपने मेन से बना के लिखना होगा। एवरीबॉडी क्लियर? तो मैं आपको लिए चलता हूं पहला वाला टॉपिक, और सुनो ये सारे टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग यहां आते हैं, साइबर वारफेयर में डिफरेंट लेवल ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं। यूपीएससी में अभी 3 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया कि साइबर सिस्टम में कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, किस लेवल पे साइबर प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ये टेक्निकल वर्ड्स लिखे गए, एस्पियोनेज, वैंडलिज्म, डीडोएस अटैक और सैबोटेज। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल वर्ड्स के साथ आंसर लिखेगा उसे भरपूर नंबर मिलेगा। मतलब जैसे आप बहुत लोग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ नहीं सॉरी ज्यादा बच्चे होते हैं जो होशियारी बहुत ज्यादा कर जाते हैं, वो कहते हैं कि लोग हमारे कंप्यूटर में घुस के जासूसी कर लेंगे, यानी वो वैंडल एस्पियोनेज ना लिखे वो स्पाई लिखते हैं। फिर कहते हैं कोई प्रोपेगेंडा मैसेज उल्टा सीधा कर सकते हैं, निगेटिविटी फैला सकते हैं, वो वैंडलिज्म ना लिखे ये लिख देते हैं। फिर कहते हैं किसी अननोन सर्वर से अटैक हो जाएगा तो ये हमारे खतरा हो जाए, डीडोएस अटैक लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, वो लिख देते हैं इस तरह का कोई अनवांटेड वगैरह जो सर्वर से अटैक होता है, और ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे इंफॉर्मेशन उसको ब्रेक और डिस्टर्ब किया जा सकता है। इस तरीके से साइबर थ्रेट होता है। सुनो ऐसे आंसर में हम 15 में तुमको 2 नंबर देंगे, क्योंकि तुम टेक्निकल आंसर में टेक्निकल वर्ड नहीं यूज किए हो। ये तो फिर वही बंदा हो गया जो सोच के खुद भी दे सकता था। आप लिखोगे साइबर एस्पियोनेज हो सकता है, आप लिखोगे साइबर वैंडलिज्म हो सकता है, आप लिखोगे डीडोएस अटैक हो सकता है, आप लिखोगे सैबोटेज हो सकता है। और इसको लिखने के बाद जो आपको डिफाइन करोगे उसके अंदर ऐसा लगेगा कि आप जासूसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा लगेगा आप निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोपेगेंडा को, ऐसा लगेगा कि आप अननोन सर्वर से रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, और ऐसा लगेगा कि आपके जो इंटरनेट सिस्टम है सारा का सारा सिस्टम जो देश के अंदर मैनेज कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल बताता हूं उसके बारे में बात कर रहे हैं। चॉइस आपका है कि आपको 2 नंबर पाना है या आपको 15 में 10 नंबर पाना है, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा।
मेहनती बच्चा होगा तो नाम रट के जाएगा, जब बच्चा नहीं होगा ऐसे कर। और आपको बता दूं मैं, मेंस देखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको अगली बार पीटी भी क्वालिफाई होगा। एग्जामिनेशन बहुत ही अलग है, पहले से ध्यान रखिएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं और वो 1-2 नंबर में नहीं है, सैकड़ों नंबर में है, जो IRS हो गया और IPS हो गया, उसका तो उनका कभी आज तक पीटी ही नहीं निकला, IAS के लिए बहुत ट्राई किया, टाइम खत्म हो गया। और ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में है। नाम लेना अच्छा नहीं होगी, इसमें से कई बच्चे हैं जिनको आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल तो मैं आपको पहला ही बताऊंगा क्योंकि उसने बाद में चल के सफल भी हुआ, इसलिए उसके बारे में बताऊंगा। फेल होता तो आज मैं उसका नाम नहीं ले रहा होता। अनुदीप गुरुसेठी, थर्ड टाइम में जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन होता और काफी नीचे की सेवा मिलती है IAS में, शायद IRTS के आसपास, उसके नीचे। फोर्थ टाइम में उस बच्चे का फिर पीटी क्वालिफाई नहीं होता है, पूरा डिमोरलाइज हो जाना, फ्रस्ट्रेट होना, इस तरह की चीजें किसी के पास भी संभव होंगी। अब उसके बाद 2 अटेम्प्ट बचते हैं, 5वां और 6ठा। अब क्या करे वो, चौथे टाइम में उसका पीटी नहीं निकला और तीसरे टाइम में वो RTS में हो चुका था। थैंक गॉड 6ठे टाइम में वो 5वें टाइम में इंडिया का रैंक 1 बन गया। इसीलिए कहता हूं इस एग्जाम में अगर आप IPS बन गए हैं उसके बाद भी क्या पता आपका आगे के 3 अटेम्प्ट में आपका पीटी भी ना निकले। ये एग्जाम ऐसा है, इसलिए जो बच्चा होशियार है वो जानता है अगर एक बार पीटी निकल गया तो अगला मौका देना नहीं है हमको, क्योंकि अगले 4 एग्जाम तक हो सकता है हम पीटी भी नहीं निकाल पाए। ये एग्जाम बड़ा अजीब सा है, नहीं समझ में आ रही बात। ऐसे हजारों हजार बच्चे हैं जिनका नाम लेना मैं पसंद नहीं करूंगा, जो जिंदगी भर IRS ही रह गए, IPS ही रह गए। कोशिश इन्होंने IAS के लिए किया था लेकिन इनके पीटी नहीं निकला है, ठीक है। भले वो आगे आपको बोलते हो नहीं मुझे IPS ही जाना था, IRS ही जाना था, वो मैं जानता हूं कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि मेरे साथ उन लोगों ने दोबारा संघर्ष किया, तिबारा संघर्ष किया। और मैं फिर नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग हैं, एक आध लोग तो रो भी दिए थे, सर मेरी जिंदगी में कस्टम ही रह गया, मैं फिर मैं नाम नहीं लूंगा, इनकम टैक्स ही रह गया सर, IPS ही रह गया, जिंदगी भर हमको IAS की जो हुजूरी करनी पड़ेगी। सलूट तो सर IAS को मारना ही पड़ेगा, कितनों हमारे पास वर्दी हो, है कि नहीं। प्रोटोकॉल तो सर वही है, IAS आएगा हम चुपचाप खड़े रहेंगे, उससे बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा CR तो वही खराब करेगा ना, IAS ही, इसलिए उसके घर हमको मिठाई पहुंचानी पड़ेगी, रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्दी का एक अलग चाम है, लेकिन जिंदगी भर आपको IAS के अंदर ही काम करना है, यानी आपकी इज्जत IAS जब चाहे उस दिन दो दे, भले आप IPS है, हायरार्की है भाई, प्रोटोकॉल है, चलेगा। भले आप DGP बन जाइए पर होम सेक्रेटरी IAS ही होगा। क्या मतलब, इन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसा सिस्टम बना रखा है, कोई IRS IPS ऊपर होके कितना भी जाए आपके ऊपर हमेशा IAS ही मिलेगा। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका सब्जेक्ट होगा वो जानते हैं। तो देश का रियल बाबू IAS ही है, चलेगा। एक प्रधानमंत्री भी IAS के सामने ही झुकता है जब वो फॉर्म भरने जाता है, याद रखिएगा, समझ में आ गई बात। तो देश को वैसे भी चलाता कौन है, IAS ही चलाता है। मोदी जी का मस्तिष्क कौन है, ब्रेन कौन है, IAS ऑफिसर है। ये लोग कितना पढ़े लिखे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का एजुकेशन नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रबी खरीफ और जायद की फसल क्या होती है ये नहीं पता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर का भी MBBS के बारे में कुछ पता ही नहीं, डॉक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इंटरफेरॉन क्या होता है उनको पता ही नहीं है। तो फिर इन लोगों की इज्जत कौन बचाते हैं, आप लोग बचाते हैं, आप लोग ही इनके सेक्रेटरी होते हैं और आप लोग ही इन लोगों को बताते हैं साहब देखिए आप भरे पढ़े लिखे नहीं, हम बता रहे हैं ऐसे कीजिए। तो देश आप चला रहे हैं, ये लोग तो देश डुबा रहे हैं। और आपको लिटरली बता दूं देश में रियल करप्शन जो है पॉलिटिशियन जितना ज्यादा करते हैं उसका 1000 गुना आप करते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है ना। देश को लूट आज के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इनके पास दिमाग है कहां से कितना पैसा निकालना है, ठीक है। अगर ये ब्यूरोक्रेट्स ईमान धोरे जाए ना तो एक एक नेता सब जेल में होगा। चलिए, लेकिन आपको भी तो पैसा कमाना है, आपको भी तो अच्छी पोस्टिंग चाहिए। चलिए, हुआ ना मारे सब बिहार में आप लोगों को, मारे ना बिहार में आप लोगों को IAS ऑफिसर को, ईमानदार था, मार दिए सब जान से इसको। कुछ कर पाए आप लोग IAS बन के, कुछ नहीं कर पाए। फिर क्योंकि बाकी IAS क्या थे जी, हुजूरी करते थे, सरकार को पैसा चाहिए, उनको लूटना है देश को। अगर IAS की लॉबी एक हो जाती तो सोचो कुछ कर पाती सरकार, लेकिन सब कमजोर है ना। आपको लगता है देश के 1000 IAS को एक साथ सस्पेंड किया जा सकता है, देश बैठ जाएगा, लेकिन इनमें यूनिटी ही नहीं है ना, क्योंकि ये सब करप्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IAS जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पे लिखा, अपने स्टेटस लगाया, पर मैं भी तो धीरे धीरे क्या बोलूं, इस हमाम में सब नंगे हैं। मार दिया IAS ऑफिसर को, जान से मार दिया। अभी बिहार वाला केस सुनिएगा, ये है आपकी वैल्यू। आप जिस काम वो कर रहे हैं उस काम में आप लोग ही मारे जाएंगे, याद रखिए। एक दिन सिस्टम और ये नेताओं का कुछ नहीं होगा, आप ही मारे जाएंगे। चलिए,
गूगल कर लीजिएगा, बिहार वाला केस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी दर्दनाक मारे उसको सब। चलिएगा, अब देखिए एस्पियोनेज क्या होता है। समझाने के लिए बोला था, डराने के लिए नहीं, ठीक है। ऐसे आईएएस ऑफिसर बनो तब तो लगे कुछ हो। आओ, एस्पियोनेज का मतलब समझ में आ गया, जासूसी करना। इस तरह की थ्रेट्स होते हैं, बाहर की जासूसी, बाहर से लोग जासूसी करते हैं, इस तरह का एक खतरा है। दूसरा ये होता है कि निगेटिविटी फैलाना, ये दूसरा खतरा। क्या क्या लेवल का थ्रेट होता है। तीसरा क्या होता है, सैबोटेज में आपको बताता हूं, जरा समझो। आपने सुना होगा कि कुडनकुलम कंप्यूटर जो है हैक हो गया। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हैक हो गया। पता चला 3 दिन के लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो गया। 3 दिन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद हो गया। अब ये चल क्या रहा है, इसका मतलब हमने अपने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंटरनेट से रेगुलेट कर रखा है, और इंटरनेट के द्वारा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैक किया गया। कुछ साल पहले न्यूज आया कि एम्स का कंप्यूटर हैक हो गया। अरे भाई, एम्स का कंप्यूटर हैक हो गया, इसका मतलब इंटरनेट से वो कंप्यूटर रेगुलेट होता था। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी अगर इंटरनेट से ये एक्सेस करता हो कि एम्स में सारी चीजें सही चल रही कि नहीं चल रही, इंटरनेट की मदद से होती है। फिलहाल देखो, ये चीज भले के लिए की गई थी, लेकिन बुराई हो गई, क्योंकि आपका इंटरनेट सेफ और सिक्योर नहीं। अब जितने बच्चे मान लो दिल्ली आए हैं, जितने भी लोग अपने मरीज को, अपने घर के लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे आज, और आज आपका कंप्यूटर हैक है, तो किसी को नहीं पता चलेगा कौन सा डॉक्टर किसका ट्रीटमेंट करने वाला, किस वार्ड नंबर में किसका ऑपरेशन होने वाला है। बताओ वहां कितने लोग परेशान होने वाले हैं। और अगर मान लो 3 दिन तक ये कंप्यूटर हैक पड़ा रहे तो सर 3 दिन पूरा का मेडिकल सिस्टम ठप पड़ा रहेगा। उस दिन लोग यही सोचेंगे, भैया वो कागज पत्री ठीक था, वो मैनुअल होता था, हम लोग करते थे, साइन करके ले जाते थे, 6 महीना बाद नंबर आता था, फिर हमारे घर के लोग अगर बचे रहते थे तो जाते थे, गरीब लोग वहां ऑपरेशन कराते थे। ये सिस्टम चलता था। सर हम समझ गए आप इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम चीजों को इंटरनेट से जोड़ देते हैं आज के जमाने में, जैसे पावर ग्रिड सिस्टम है, देश में कई पावर ग्रिड है, अलग नॉर्थ जोन का अलग है, साउथ का अलग है, वेस्टर्न अलग है, 7-8 पावर जो सिस्टम होंगे। ये सारे के सारे पावर ग्रिड सिस्टम को आप सेंट्रलाइज करके इंटरनेट से जोड़ देंगे। इंटरनेट को हैक करके आपने किसी पावर ग्रिड सिस्टम पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ठप किया जा सकता है 4 दिन के लिए। अब पूरा का पूरा वो एरिया आपका भारत का अंधेरे में रहेगा, उस जगह की सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी रहेगी, देश की इकोनॉमी बर्बाद की जा सकती है। आपका पूरा का पूरा टेलीफोन लाइन को इंटरनेट से आपने जोड़ रखा है। देखिए ना, पूरा का पूरा रेलवे टिकट बुकिंग IRCTC को इंटरनेट से जोड़ रखा है, ताकि हर बंदा घर में बैठकर टिकट करा ले। मैंने कहा IRCTC की वेबसाइट हैक कर दी गई, टेलीविजन के इंफॉर्मेशन उल्टे सीधे डाल दिए गए, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, किस दिन चलेगी, क्या उल्टा सीधा, आम जनता को परेशान कर दिया गया। काउंटर पर भीड़ बढ़ने लगी, आम जनता परेशान। 3 दिन से IRCTC का जो है वो हैक पड़ा हुआ है। अब इतने काउंटर भी कहां है, उनको मैनेज कौन करेगा। अफरा तफरी मच जाएगी। रेल टिकट्स और दिवाली का त्योहार आ रहा है, या होली का त्योहार, ईद का त्योहार, क्रिसमस आ रहा, कुछ भी मान लो। बात समझ में आई। तो यानी कहने का सीधा मतलब है कि सर जितना हम इन चीजों को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा हमें इन चीजों को सुरक्षित करना होगा। जैसे कि हमने सैटेलाइट्स कोऑर्डिनेशन के साथ, देखो पावर, वाटर, फ्यूल, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों को हमने इंटरनेट से अब जोड़ दिया है। तो जितना ज्यादा हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, उतने हैकर्स को और ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये भी हैक कर लेना, ये भी कर लेना। पहले ये चीजें नहीं थी, अब ये सब ऑप्शंस बन रहे हैं। हैक नहीं कर लेना, मैं समझा रहा हूं, ऑप्शंस और बन रहे हैं हैकर्स को हैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें सुरक्षित हैं, मतलब अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं चीज खतरनाक भी हो सकती है अगर ये चीजें सुरक्षित नहीं है तो। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहीं पर अब देखो ना, आपका टेलीफोन सिस्टम, साइबर वारफेयर, साइबर अटैक, आपकी इकोनॉमी तक को बर्बाद की जा सकती है, नेशनल क्राइसिस आ सकता है इस तरह की चीजों से, साइबर हमले से। इंडिया की वर्नेबिलिटी की बात करें, देखो आप लोग जब गवर्नेंस या ई गवर्नेंस जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो आप इस तरह की चीजें मिलेंगी। 44 मिशन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लाए गए हैं भारत में। अब हो सकता है 1-2 प्लस माइनस हो तो देख लेना। आप जब जीएस पेपर 2 पढ़ोगे, उस पर पॉलिटी के साथ एक टॉपिक होता है गवर्नेंस, और गवर्ने के साथ एक टॉपिक होता है ई गवर्नेंस। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? वहां पर ये सारी चीजें आती हैं। वहां पे 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट है। सरकार अपनी सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए 44 मिशन प्रोजेक्ट लेकर आया है। इससे जो टॉप की सरकार होती है, रूट लेवल तक लोगों से जुड़ जाती है। उस पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं, जो मेन एजेंसी है भारत में एक्चुअल में CRT इन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। वही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। मैं आपको थोड़ा सा DIE और NTRO को बताना चाह रहा हूं। देखो, देश की सिक्योरिटी के लिए सबको पता है, मेरे कंप्यूटर या किसी बिजनेस के कंप्यूटर से ज्यादा जरूरी है किसी नेशन की सिक्योरिटी वाला कंप्यूटर को सुरक्षित रखना।
जो कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमारे आर्मी के डेटाज हैं, हमारे एटम बम के इंफॉर्मेशन हैं। आप समझ रहे हैं, मैं कुछ बना के हमारे ये आर्मी के ये लोग हैं जो जिस जगह पे कहां पे तैनात हैं, ये सारे हिडन इंफॉर्मेशन कुछ बताया नहीं गया, सारी सीक्रेसी है। इस तरह की चीजें अगर सेफ सिक्योर नहीं होती हैं तो देश पे अटैक हो सकता है, देश को बर्बाद किया जा सकता है। उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो DIA के साथ मिलकर काम करता है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। ठीक है, तो NTRO DIA के साथ मिलकर स्पेशली जो काम कर रहा है वो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे यहाँ कौन कौन सी कमियां हैं साइबर सिक्योरिटी में जो हमें ठीक करनी चाहिए। कमियों को सुन लो, उन्हीं को ठीक कर दो तो लॉन्ग टर्म रिस्पांस हो जाएगा। फिर तुमसे पूछेगा भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें कौन कौन सी चीजें अपनानी होंगी, तो कमियां जान लो, कमियां को दूर कर लो, वही अपनानी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमियों को अगर आप जान गए, उनको दूर कर लो, तो उन्हीं को अपना लोगे, वही लॉन्ग टर्म रिस्पांस हो जाएगा। यानी दोनों आंसर एक ही को बना के लिखना है। पहला देखो शॉर्टकमिंग्स क्या है हमारे साइबर वारफेयर सिस्टम में। हमारे साइबर वारफेयर में जो कमियां हैं उनमें नंबर 1 पे देखो, सीधा कहा जा रहा है कि हमारा जो साइबर वारफेयर सिस्टम है वो ऑफेंसिव टाइप का है, डिफेंसिव टाइप का नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि जाके चाइना का कंप्यूटर हैक कर लें, पाकिस्तान का कंप्यूटर हैक कर लें, लेकिन अपना बचाने के लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं किए हैं। जबकि हमारा साइबर वारफेयर सिस्टम कैसा होना चाहिए, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह का होना चाहिए, नॉट वन साइडेड, 2 साइडेड होना चाहिए। समझ में आ रही बात? पहली कमी। दूसरा, इंडिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत कम खर्च करता है साइबर सिस्टम में, और करीब 50 गुना से ज्यादा चाइना खर्च करता है। तो जो पैसा खर्च करेगा वही तो ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करेगा, वही अपने कंट्री में होने वाली डिफरेंट कमियों को आइडेंटिफाई करेगा और वही उनके सॉल्यूशंस बनाएगा, वही चीज यहां पे लिखा गया, एक्सपेंडिचर काफी कम होता है। चाइना ने तो काउंटर अटैक सिस्टम बना रखा है, अगर किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भारत अटैक कर लो आराम से, हम तुम्हारा इंटरनेट बंद कर देंगे बस। हमारे देश में जल्दी जब कोई अटैक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटर अटैक सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, चुप मार के इंटरनेट बंद कर देते हैं। आओ हमारे घर में आ गए, फंस गए हो तुम। ये कोई लॉजिक है क्या? मतलब तुम्हारे घर में चोर आया, उसको मार नहीं पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, तो बाहर से दरवाजा बंद करके तुम घर के बाहर चले गए। इंटरेस्टिंग लोग हो भाई तुम। हाँ, हमने चोर को पकड़ लिया, हमने चोर को पकड़ लिया। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही। ये बताओ कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हमारा भाई देख लो, ये सब थोड़ा काउंटर अटैक सिस्टम डेवलप करो। और अंदर की बात सुनो, हमारा हार्डवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर सब तो बाहर से ही लाते हो, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर से लाते हो, माइक्रो प्रोसेसर बाहर से लाते हो, अमेरिका के चिप लाते हो, ट्रांजिस्टर चाइना के लाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अमेरिका के लाते हो, एंटीवायरस बनाते नहीं हो, दूसरों से लाके लाते हो, और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हो, तो कैसे कहते हो तुम्हारा सुरक्षित है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे अपना सॉफ्टवेयर बनाओ, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, अपना ट्रांजिस्टर बनाओ। आप समझ नहीं समझ रहे हैं? सारी चीजें तो दूसरे कंट्री से खरीद के ला रहे हो। वो इसीलिए हम कहते हैं तुम्हारे घर के अंदर के जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब के सब सुरक्षित नहीं है। 500% मैं गारंटी दे सकता हूं। एवरीबॉडी क्लियर? आप समझ नहीं समझ? अब चाइना का तुम चीज अपने कंप्यूटर में लगाओगे, कहोगे कि हम चाइना से लड़ाई करेंगे, एक नंबर के बेवकूफ हो। पहले अपना सेल्फ डेवलपमेंट करो, पहले चीजों को खुद बनाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन हम लोग चाइना से ही मिसाइल खरीदें और चाइना के लिए ही यूज करें, और यहां हम लोग इंडिया में तमाशा करें। क्योंकि आज भी किसी के दिमाग में चीज नहीं आई है कि 75 साल के बाद भी आज भी हम लोग भिखारियों की तरह कह रहे हैं राफेल दे दो, अमेरिका F-22 दे दो। किसी का दिमाग नहीं जा रहा कि अपना कब बनाएंगे, है कि नहीं? और उसी राफेल में मिलकर नरेंद्र मोदी और ये दोनों एक दूसरे का खींचातानी कर रहे हैं, क्योंकि तुमको कोई कहना ही नहीं चाहता ना अपना कब बनाएंगे। ये तुम फ्रॉड हो, वो तुम फ्रॉड हो, तुमने पैसा ये किया, तुमने पैसा वो किया, और गुमराह कर दिया तुम लोगों को। कोई नहीं कह रहा कि हम कब बनाएंगे। अरे तुम बना लेते तो कोई करप्शन ही नहीं रह जाता ना। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों लोगों के नेताओं की बात कर रहा हूं। बहुत देश के नेता बनने के चक्कर में आप लोग अपना बना लीजिए ना। आपको पता है भारत ने आजादी से लेकर आज तक 2 ही तो फाइटर प्लेन बनाए। एक जो बनाया है, जो हटा दिया गया, उसका नाम था मारूद। दूसरा लाए हो तेजस, जो बस काम चल रहा है, और सोचते हैं चाइना से अटैक कर देंगे, अमेरिका को पहलवानी करके कुश्ती में लड़ा देंगे। अजीब हालत है। और सब 5वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन लेकर बैठे हुए हैं सब, लेकिन फिर भी हम लोग चाइना से बहुत आगे। सबको पता है व्हाट्सएप पर एक बार लड़ाई हो जाए 10 मिनट के अंदर 10 बार चाइना को हम लोग मिटा सकते हैं। व्हाट्सएप पे देखिए मैसेज,
देखते हैं ऐसे मैसेज आप लोग की नहीं? हम लोग 10 मिनट में चाइना की इकोनॉमी बर्बाद कर सकते हैं। वही चाइना सारा इन्वेस्टमेंट मारा है, गुजरात में करके आया हुआ है। सबसे ज्यादा चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, आपको पता नहीं है। और चाइना का बर्बाद कर, वो बर्बाद कर देगा। नौकरियों वोकरियों से हाथ धो बैठोगे। वो आता है, कंपनी लगाता है, तुमको नौकरी देता है। समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे यहाँ ब्रिज बनाएगा भी, देखना वो तुम्हारे यहाँ शिप बनाएगा, तुम्हारे यहाँ फाइटर प्लेन बनाएगा, और तुम उसी फाइटर प्लेन को जो बनाएगा उससे तुम चाइना से लड़ोगे। इंटरेस्टिंग लोग हैं हम लोग, और उस पर भी ड्रामा करोगे। इसे लेकर आओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को बूम करो। यूपीएससी ने जो मेंस में क्वेश्चन पूछा था, सही पूछा था कि आज की नई जनरेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है। वो बिजनेस, प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब जॉब में जाना चाहता है। बताओ क्यों? तुमसे पूछ रहा है क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते? 2014 का मेंस का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था। आप जो पीडीएफ दिया उसमें देख लेना। अरे शायद मैं दूसरी बार ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, जनरल क्वेश्चन है, कोई साइंस एंड टेक नहीं है। आपका आईक्यू है, आप सोचिए और उत्तर दीजिए, आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों देश के लिए आप विकास और डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं काम करना चाहते? क्यों आप देश के लिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं बनाने में इंटरेस्टेड हैं? क्यों आप देश के वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते? साफ साफ आइए, इधर आइए। हो गया, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये बताओ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ठीक है ना सर, ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों बना दो, अपना माइक्रोचिप बनाओ, अपना सब ट्रांजिस्टर। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? वहां जो चीज उसको पलट दीजिए सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए सर, और ज्यादा चीजों को डेवलप कीजिए। और एक चीज और कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर को बोलिए आए और सब देश की सुरक्षा करें। सब प्राइवेट सेक्टर क्यों आए हमको बताओ? तुमको पता चलता है एम्स का कंप्यूटर हैक हो गया, पता चला इंफोसिस का हो गया, टाटा कंसल्टेंसी का हो गया, विप्रो का हो गया? नहीं नहीं, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर देश के अपने गवर्नमेंट सेक्टर से लागू ना बेटर काम करते हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है, भाई प्राइवेट सेक्टर तुम लोग अपने देश के भी सुरक्षा करो ना। यानी उनसे मदद लेने की बात की जा रही है लॉन्ग टर्म रिस्पांस में। उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वही सारी चीजें तो लिखी हैं। पहला, भारत में एक डेडिकेटेड साइबर वारफेयर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और लिटरली होना चाहिए 24/7 काम करने वाला। अच्छा, दूसरा, एक साइबर वारफेयर बजट बढ़ाओ। तीसरा, सेंटर कोऑर्डिनेशन रिस्पांस टीम बैठाओ। चौथा, गवर्नमेंट नेटवर्क, हाँ प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करो, आवे और देश की मदद करें। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर खुद बनाए। ये सारी की सारी चीजें। अब यहां आपका साइबर थ्रेट हो गया, आपके बैंक से 5 रुपया कट गया, अब आप फोन कर रहे हैं जल्दी से हमारा 5 रुपया कटा बच जाए, आप पता चला फोन में कोई नहीं उठा रहा, फोन डेड पड़ा हुआ है। ये तो भारत का हाल है कि नहीं? और अब तुरंत प्राइवेट वाले उठाइए, फट से इंफोसिस उठा लेगा, सरकार का कोई उठाएगा ही। हमको तो ये है कि वो सब उठा के रख के चले जाते हैं, रिसीवर ही बाहर, मिल ही नहीं रहा रात भर। आई